सर ये आईब्रोज के लिए बताइए ना, जो बाल एकदम से थिन आउट हो जाते हैं आईब्रोज के। चलिए दोस्तों, आज हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं टूथेक की। आज हमारा टॉपिक है टूथेक। आज मेरे पास 3 पेशेंट आए, इसलिए मैं सीधा टूथेक पे आ गया कि आज मैं आपको वही बताऊं दोस्तों। 2 चीज, 3 पेशेंट आए, तीनों को मैंने अलग अलग प्रोटोकॉल दिया और वही 3 चीज हमने कई बार डिस्कस किया है। एक को 41 नंबर पॉइंट, ये जो पॉइंट आता है उसको यहाँ पर डेंटल पेन हो रहा था दोस्तों, तो नीचे के लोअर जॉ में पेन हो रहा था। ये 41 नंबर का पॉइंट है। मैंने केवल S1RE अप्लाई किया, S1RE केवल अप्लाई किया और उसको दे भी दिया। ठीक है। दूसरा पेशेंट आया, उसको इंटरनल बहुत ज्यादा अंदर जो है कीड़े पड़ा हुआ था, मतलब बहुत ब्लैक कलर का उसका जो डेंटल पोर्शन था बहुत ज्यादा ब्लैक हो चुका था और छेद हो चुका था उसमें और बहुत सीवियर पेन हो रहा था। केवल S1WE का D1 से 5 ड्रॉप एक कॉटन पे लिया और पर्टिकुलर जगह पे मैंने भर दिया दोस्तों। उस पर्टिकुलर पोल में जो होल था वहां पर मैंने डालकर उसको कहा कि आप बंद करके 5 मिनट बैठ जाइए। 5 मिनट बाद पेशेंट बोलता है कि सर आपने क्या लगाया, मुझे बता दीजिए सर, मुझे बहुत सारा दे दीजिए। आप कितने का है? बहुत सारा दे दीजिए, क्योंकि इमीडिएट 5 मिनट में पेन बंद हो गया दोस्तों। दूसरा पेशेंट आया जिसके एक दांत उसने पहले से रूट कैनाल करा लिया, दूसरा दांत करा लिया, तीसरा दांत फिर से तैयार है। साल भर में तीसरा दांत, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम थी और उसी के कारण वहां पर उसको प्रॉब्लम हो रही। और दूसरी बात, उसको पायरिया की शिकायत भी थी। तो मैंने वहां पर C4 वर्वन जी का फोहा लिया, वही D1 से 5 ड्रॉप तीनों को डाला और वहां पर कॉटन लेकर उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है। और ये तीनों चीज हमने D1 में अप्लाई किया हमारे क्लिनिक पे और D2 में बना के पेशेंट को दे दिया। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। D1 में अप्लाई कीजिए, पेशेंट को वहीं बैठा के अप्लाई कीजिए, तुरंत बंद हो जाएगा। तो उसके बाद D1 की जरूरत नहीं है, देन यू चूज D2। उसके बाद आप D2 बना के दे दीजिए, या आपके पास D2 नहीं है आप D3 बना के दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के रिजल्ट में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, वहां पर डेंटल पेन इमीडिएट बंद हो जाएगा दोस्तों। तो ये पर्टिकुलर व्यवस्था आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन देखकर आपको करना है। ऐसा नहीं कि हर जगह आपको WE काम आएगा। याद रखिएगा दोस्तों, हर जगह WE काम नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है, हम लोगों ने जो हमारे सीनियर से सीखा है, S1 और C4 की ग्लोबुल्स बनाई, उसको पर्टिकुलर जो छेद है वहां भर दिया और उसको पैक कर दिया। ठीक है। तो मैक्सिमम केसेस में वहां पर S1W या C4S1 की मेडिसिन से ही बहुत बार हम लोगों ने दर्द बंद किया। लेकिन जो दर्द WE से बंद होता है, S1 के D1 से बंद होता है, वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल बात करें तो एक्सटर्नल केवल और केवल S1RE को आप पॉजिटिव में अप्लाई कर दीजिए, आप देखिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है, इमीडिएट रिजल्ट मिल जाता है। मैंने कई बार आपको कहा है, कई बार ऐसा होता है आंखों पे लोड आ रहा है, कान पे लोड आ रहा है, ईयर, आईज और टीथ, डेंटल रीजन, ये 3 के भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यानी ये एक नर्व होती है, उस नर्व के माध्यम से तीनों रीजन अफेक्टेड हो जाता है। और आईज में भी पेन हो रहा है, कभी कभी, कभी कभी डेंटल पेन हो रहा है, कभी कभी ईयर में पेन हो रहा है। और इसीलिए बहुत ही ब्रिलियंटली रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, इमीडिएट वहां पर रिजल्ट मिलता है। इसीलिए जब आप केवल टूथेक को समझ लीजिए कि टूथेक कैसे होता है और उसका क्या रीजन होता है, उसी रीजन के अकॉर्डिंग आपको वहां पर दोस्तों ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, टूथेक वो कंडीशन होती है जिसमें जो पेन होता है वो टूथ के अराउंड, दांत के चारों तरफ या टूथ के जस्ट नीचे जहां पर उसकी नर्व एंडिंग्स होती है दोस्तों, माउथ में अपीयर होता है। यानी पेन टूथ के अंदर से भी ओरिजिनेट हो सकता है, आसपास से सराउंडिंग गम में से भी ओरिजिनेट हो सकता है। अर्थात जो गम होता है, जो बोन स्ट्रक्चर में फिट होता है, वहां से भी हो सकता है दोस्तों। इन 3 रीजन के अकॉर्डिंग वहां पर ट्रीटमेंट तीनों का अलग अलग हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, अगर गम रीजन से होता है तो वहां पर आपको C4 या C3 वर्वन जी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, आप C3 C4 वर्वन जी को इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों।
ठीक है। दूसरी बात, अगर डेंटल रूट वहां पर अंदर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है और वहां पर सेंसरी नर्व एंडिंग्स का स्टिमुलेशन हुआ है, आप दो तरह से काम कर सकते हो। इंटरनल S1W को D1 में देकर कर सकते हो, S1RE को बाहर अप्लाई करके कर सकते हो। दोनों चीजों से आपको ब्रिलियंटली रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमें दोनों एक साथ भी देने की जरूरत पड़ती है, जब बहुत सीरियस वहां पर दोस्तों मैटर होता है। यानी किसी व्यक्ति को यदि टूथ पेन हो रहा है और वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब स्थिर बना हुआ है, लगातार बना रह रहा है, या इंटरमिटेंट हो रहा है दोस्तों, लगातार रुक रुक के हो रहा है, और जब होता है ना तो वो खाना भी नहीं खा पाता दोस्तों। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होती है और वो ठीक नहीं होता है दोस्तों, तो ये रिकरेंट होता रहता है, लगातार टेम्परेचर चेंजेस होने जैसा वहां पर महसूस होता है। और जब टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे कि आपने कोल्ड ड्रिंक का एक्सपोजर कर दिया, यानी आपने ठंडा पानी पी लिया, या आपने च्यूइंग कर लिया, चबा लिया कोई भारी चीज दोस्तों, उस दौरान टूथ पर यानी दांत के ऊपर प्रेशर पड़ने के कारण जो टूथ स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, वहां पर टूथेक स्टिमुलेट हो जाता है, क्योंकि नर्व को आपने छेड़ दिया। और जब नर्व को किसी भी चीज से प्रेशर इफेक्ट दिया या आपने कंप्रेस कर दिया, तो आपको इमीडिएट वहां पर पेन देखने को मिलेगा दोस्तों। अन्य बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों, जो टूथ पेन बिना किसी कारण से भी स्पॉन्टेनियसली वहां पर स्टिमुलेट होता रहता है दोस्तों, और यही स्पॉन्टेनियसली वहां पर बहुत ज्यादा पेन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, जब इसे ओडोंटोलजिया बोलते हैं दोस्तों, और टूथेक का दूसरा नाम होता है ये ओडोंटोलजिया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जब कभी भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहीं से भी पेन किलर दवाई उठाई, ले ली, मेडिकल से ले ली, किराना की दुकान से ले ली, और उसको बंद करते रहते हैं दोस्तों। ये बहुत सीरियस केस हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि आज के समय में टूथेक का होने का मेन कारण होता है डेंटल कैरीज डेवलप होना। और डेंटल कैरीज ऐसा ही नहीं होता है दोस्तों, ज्यादातर लोग मुंह को वॉश नहीं करते, दोनों टाइम ब्रश नहीं करते, और ब्रश करते हैं तो कौन सा, झाग वाला ब्रश। ठीक है, गलत है दोस्तों। जो लोग नीम के दातुन का आज भी उपयोग कर रहे हैं, जो लोग कहीं ना कहीं दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक कंपनी है दोस्तों, ठीक है, एक कंपनी है फैजाबाद की, ओड फोर्स, डॉक्टर मिश्र सर की कंपनी। उनका जो EH स्पेशल टूथ पाउडर आता है, आप में से जिसने भी यूज करा हो, आपके दिल्ली के पास में है दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, वो टूथ पाउडर आज भी मेरे पास डिमांड में है दोस्तों, लेकिन मिलता नहीं है, वहां से यहां आता नहीं है। ओनली 40 to 50 रुपीज MRP है, लेकिन वो इतना जबरदस्त टूथ पाउडर है दोस्तों, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की शान है दोस्तों। हमने स्टार्टिंग से लगाकर, जब ये 15 रुपए में मिलता था, तब से हमने सेलिंग किया था दोस्तों। लेकिन अब हमारे इधर उसका, क्योंकि डॉक्टर BK मिश्र सर शांत हो गए, डेथ हो गई उनकी दोस्तों, और उसके बाद वहां पर हम लोगों को ये मेडिसिन मिलना बंद हो गया दोस्तों। अगर वो रहते तो आज शायद बहुत कुछ हम भी सेवा कर पाते दोस्तों। इसीलिए जब दांत दर्द को किसी कारण से कोई व्यक्ति इग्नोर करने लग जाता है दोस्तों, ठीक है, तो इग्नोर करने के कारण दोस्तों बहुत ज्यादा कंडीशन में अंदर का जो डेंटल रीजन होता है बहुत ज्यादा हार्ड होना शुरू होता है दोस्तों। और जब हम ईटिंग करते हैं, तो आप दोस्तों ध्यान रखिए कि टीथ के चारों तरफ जो इनेमल होता है और उसके जो अंदर जो मसूड़े होते हैं, जो गम्स होते हैं दोस्तों, वो सॉफ्ट होते हैं। लेकिन जब कभी वहां पर हार्डनेस डेवलप होने लग जाएगी, तो उसका काम ही चेंज हो जाएगा, और वहां पर जो प्रेशर इफेक्ट आएगा दोस्तों, तो वो पेन लगातार अर्ज होगा। आप थोड़ा सा भी वहां पर पानी भी पिएंगे, थोड़ा सा भी कुछ बाइट करेंगे दोस्तों, तो हमें वहां पर तुरंत दर्द महसूस होगा। और कभी कभी तो ईटिंग करते के साथ में दोस्तों इतना सीवियर पेन होता है कि हम खाने की थाली पे से उठ जाते हैं दोस्तों। इसीलिए हमें रूट कॉज के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि इसका कारण क्या है। वहां पर कहीं ना कहीं सेंसरी नर्व एंडिंग्स तो नहीं डेवलप हो गया दोस्तों, तो वहां पर हमको जानकारी लेना पड़ेगा कि टूथेक को कैसे ठीक करें, ये हमको सोचना पड़ेगा दोस्तों। और जब सेंसरी नर्व एंडिंग्स होता है, तो सबसे पहले इंटरनल S1W अप्लाई करके देख लीजिए आप दोस्तों, इमीडिएट दर्द बंद हो जाएगा, कई दिनों तक दर्द नहीं होगा। जब आप S1RE को अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली, इमीडिएट टेम्परेरी रिजल्ट लेना हो, तो ये दो मेथड है, आप तुरंत रिजल्ट ले सकते हो दोस्तों। लेकिन जब टूथेक बहुत सीवियर कंडीशन में हो, परेशान करने लग जाए, वहां पर डेंटल कैरीज हो, वहां पर कीड़ा लग जाता है दोस्तों, ब्लैक हो जाते हैं, वहां पर कई बार ऐसा होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, कई बार ऐसा होता है हाइपर एसिडिटी के कारण डेंटल इनेमल जाने लगते हैं, घिसने लगते हैं, कई बार ऐसा होता है दोस्तों
कि वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बैक्टीरियल ग्रोथ होने के कारण दोस्तों वहां पर जिस प्रकार से सड़न होती है ना, इस प्रकार से डेंटल के जो बीच में पोर्स होते हैं वहां पर दोस्तों सड़न होने लग जाती है, और यही पेनफुल टूथ का दोस्तों मेन कारण होता है, रूट कॉज होता है। या हमें वो एरिया देखना पड़ेगा दोस्तों जो पर्टिकुलरली वहां पर इस प्रकार से कहीं पर भी उससे रिलेटेड जो नर्व एंडिंग्स हो रही है उन नर्व एंडिंग्स में तो नहीं चला गया। अगर वो नर्व एंडिंग्स अफेक्टेड हो गई तो पर्टिकुलर टूथ रीजन में जिसकी नर्व एंडिंग्स प्रभावित हुई है दोस्तों वो तुरंत तकलीफ देना शुरू कर देगा दोस्तों। वो अटेंशन करने लग जाएगा, आपको अटेंशन होने लग जाएगा कि फलाना दांत है और वो दांत में दोस्तों तकलीफ शुरू हो गई। इसीलिए डेंटल जो डेंटिस्ट होता है वो डेंटिस्ट वहां पर पर्टिकुलर केयर के बाद बताता है दोस्तों, नहीं तो ये कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है। और ज्यादातर केसेस में हमने देखा है कि हम खुद डॉक्टर होते हुए भी इस चीज को फॉलो नहीं करते दोस्तों। समय नहीं है इतना कि हम 2 बार वहां पर पेस्ट का इस्तेमाल करें दोस्तों। उंगली से जो किया जाता है ना उसमें मसाज होती है, आप पर्टिकुलर गम्स के लेवल को मसाज करते हो। इसीलिए पुराने लोग पाउडर का उपयोग करते हैं, वो कहीं हद तक बहुत सफल है दोस्तों, क्योंकि उससे न केवल दांत, इवन आप मसूड़ों की भी सिकाई करते हो, उसकी मसाज करते हो। लेकिन जो लोग ब्रश का उपयोग करते हैं, ब्रश के उपयोग करने से केवल आप ऊपर आप उसको रगड़ देते हो, इरिटेट कर देते हो, लेकिन कभी भी प्रॉपर वॉशिंग आपका डेंटल रीजन का नहीं होता है दोस्तों। इसको विशेष तौर से आप नोट कीजिएगा, आप देखिएगा इस चीज को। इसीलिए जब आप कास्ट के लेवल पर जाते हो कि हाँ चलो ठीक है हम देख रहे हैं टूथेक हो गया, अब हो गया तो ठीक है उसको आप चेक करिए। तो टूथेक कॉज के रूप में जब देखते हो तो उस एरिया में दोस्तों किसी भी प्रकार से इंजुरी होना, ट्रॉमा होना यूजुअली टूथेक को कॉज कर सकता है। अब इंजुरी और ट्रॉमा होना दोस्तों रगड़ के कारण भी हो सकता है, एसिडिटी के कारण भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में इंजुरी के कारण जब कॉमनली आप देखते हो दोस्तों तो वहां पर टूथ डिके डेवलप हो जाता है या कैविटीज डेवलप हो जाती है। जो ऊपर का एनिमल है वो धीरे धीरे निकल जाता है और उसकी जगह दोस्तों टूथ में कैविटीज डेवलप हो जाती है। और जब ये कैविटी डेवलप होती है दोस्तों तो पीपुल्स यूजुअली कैविटी को फील करने लगता है, वो बार बार जीवान लगाकर उस कैविटी को चेक करता है और फिर अपने डेंटिस्ट के पास भागता है दोस्तों। जब ये टूथ स्ट्रक्चर की डीपर लेयर में बहुत लार्जली डेवलप हो जाता है दोस्तों तो वहां पर आपको बहुत ही सीवियर पेन देखने को मिलता है। यानी एक इनिमल की अगर बात करें तो दोस्तों इनिमल एक हार्ड वहां पर मटेरियल से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से दोस्तों। अब जब टूथ की आउटर लेयर और डेंटिन इलिमेंट के अंदर दोस्तों अंदर आप देखोगे तो बहुत ही सॉफ्ट लेयर होती है, ठीक है, आउटर हार्ड लेयर, लेकिन अंदर जो होती है बहुत ही सॉफ्ट लेयर होती है। इसी कंडीशन में दोस्तों जब डेंटिन वहां माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स के रूप में देखोगे आप दोस्तों, छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स वहां पर ओरिजिनेट करता है और जिसके साथ में दोस्तों टीनी टीनी सेंटर होते हैं, छोटे छोटे सेंटर्स होते हैं दोस्तों, और ये वहां पर दोस्तों पल्प चेंबर कहलाते हैं। ठीक है, पल्प चेंबर यानी कि उसके अंदर एकदम छेद होते हैं और छेद के सेंसेशन पूरा वहां पर दोस्तों नीचे के सेंसरी नर्व एंडिंग से होता है और उसी के ऊपर ये पल्प कैविटी के लेवल पर टूथ का पूरा सेंटर भाग बनता है दोस्तों। यानी यहां पर जब पल्प को आप देखोगे दोस्तों तो पल्प में ब्लड वेसल्स होती है दोस्तों, याद रखिएगा, और नर्व्स भी पाई जाती है क्योंकि ब्लड वेसल्स के चारों तरफ नर्व पूरी बॉडी में हमारे पाई जाती है। तो वो ब्लड वेसल्स और वो नर्व दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन करती है दोस्तों। यदि डीके जो होता है, टीथ डीके जो होता है दोस्तों गम से पास होकर डेंटिन में पहुंच जाता है, ठीक है, गम्स से होता हुआ डेंटिन में पहुंच गया दोस्तों, तो जब कैविटी के अंदर आपको डिस्कम्फोर्ट पहला मतलब डिस्कम्फोर्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है, और जब डिस्कम्फोर्ट शुरू होता है तो आप ठंडा पानी भी पीते हैं ना तो भी आपको वहां पर कॉम्प्लिकेशन होती रहे दोस्तों। अगर आपने दाल बाटी खाई, आपने वहां मान लो कि अखरोट की गिरी को फोड़ने की कोशिश की दोस्तों तो भी आपको पेन होता है, आपने चने खाए तो भी आपको पेन होना शुरू हो जाता है। तो वहां पर एक डीपर कैविटी डेवलप हो जाती है दोस्तों जो कि टूथ के सेंटर में अपीयर होने लग जाएगी, ठीक है, और वो स्पेशली डेंटल के लीकेज के कारण होगी दोस्तों। जो सॉफ्ट टिश्यू है वो ओपन नहीं आएगा, तो हार्ड कोई भी चीज खाओगे तो वो और ज्यादा ओपन होता चला जाएगा दोस्तों, जिसके कारण वहां पर टिपिकली ब्लड वेसल्स के लेवल पर, नर्व के लेवल पर लोड आना शुरू हो जाएगा और इसीलिए दोस्तों टूथ धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा और टूथ स्ट्रक्चर जो होता है, जो ऊपर के स्ट्रक्चर होते हैं, धीरे धीरे लॉस होता चला जाता है दोस्तों। और जो इंसुलेट करता है वहां पर इंसुलेट करता है दोस्तों और पल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वो पार्ट का लॉस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप वहां पर कोई भी ठंडा पानी पिएंगे दोस्तों
कोई भी गर्म चीज का सेवन करेंगे तुरंत आपको दोस्तों वहां पर मालूम पड़ जाएगा। और यही कारण है जब वहां पर हाइपर एसिडिटी या कोई भी ऐसी इंजुरी या ट्रॉमा का लीजन होता है दोस्तों, तो लोकलाइज्ड इन्फेक्शन गम्स और टूथ के बीच में डेवलप हो जाती है। यानी आप खाना खा रहे हो और उसके बाद दांत को प्रॉपर आप वॉश नहीं किया, आपने कुल्ला नहीं किया, तो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं आपके दांत के सेंटर पॉइंट में रह जाते हैं दोस्तों। जो लोग मीठा ज्यादा खाते हैं, पान ज्यादा खाते हैं दोस्तों, तो उन लोगों में, ऐसे लोगों में जो प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते, प्रॉपर वॉश नहीं करते हैं दोस्तों, वहां पर रह जाएगा फूड पार्टिकल्स और धीरे धीरे वहां पर सड़ने लगेगा। और सड़ेगा तो डेफिनेटली बैक्टीरियल ग्रोथ होगी दोस्तों। और यही पेरियोडोंटल एब्सिस के कारण दोस्तों टूथेक को होता हुआ देखा जाता है। और एक ट्रॉमेटिक आप अगर कंडीशन देखोगे तो फिजिकल ब्लो भी, यानी वहां पर टूथ के ऊपर अगर मान लो आपने किसी ने दांत में मार दिया, कोई गिर गया, ठीक है, उस कंडीशन में भी दोस्तों सोर टूथ जब डेवलप होता है तो वो भी इंड्यूस करता है, वो भी वहां पर टूथ के एक्सट्रैक्शन को प्रभावित करता है, डेंटल के एनिमल को प्रभावित करता है दोस्तों। तो ये सारे बहुत सारे कंडीशन है। कई लोग बहुत ज्यादा गरम गरम चाय पीते हैं। हम लोग अभी 4-5 घूंट मारे नहीं, आपने देखा सामने वाले ने पूरी चाय अंदर, कोई दिक्कत नहीं, अरे मैं तो ऐसी पीता हूँ, ठीक है भाई, देखो तो पता चला साल भर बाद भूखला हो गया हो, यानी उसके 2-4 दांत हाथ में आ गए, ठीक है। जो लोग कॉफी पीते हैं, ज्यादा गरम गरम खाना खाते हैं दोस्तों, उन लोगों में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। इसीलिए जब आप सिम्टम्स के रूप में साइन और सिम्टम देखते हो दोस्तों, तो टूथ प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है दोस्तों, वो पेन होता है। जब आप खाना खाते हो दोस्तों, आप पानी पीते हो, पेन विद बाइटिंग और चीविंग, जैसे ही आप दांत में कुछ काटने और चबाने का काम करते हो वैसे आपको पेन होता है दोस्तों। टीथ हाइपर सेंसिटिव हो जाता है दोस्तों, जैसे टेम्परेचर चेंज होता है किसी भी चीज से मुंह का, आपको वैसे ही पेन आना शुरू हो जाता है दोस्तों। जैसे आपने ज्यादा गर्म चीज खाई या ज्यादा ठंडी चीज खाई, दोनों रीजन पे आपको वहां पर पेन आना शुरू हो जाता है दोस्तों। चीक की बात करें, गम्स की बात करें, स्वेलिंग नियर टू टूथ के नियर, अगर आपको दोस्तों स्वेलिंग दिख रही है वो कंडीशन हो, या फिर गम्स में ब्लीडिंग या किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज हो रहा है, वो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यानी कांस्टेंट थ्रॉबिंग विद इन अ टूथ, टूथ के अंदर आपको लगातार थ्रॉबिंग सेंसेशन मिलता है दोस्तों। तो आप मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा केस होता है टूथ पेन या टूथ डिके का या टूथ रिट्रैक्शन का। कई बार यहाँ पर दोस्तों टूथेक जब प्रेजेंट होता है, जब एक डल या शार्प पेन होता है, कई बार आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, अचानक आपको रात में या कहीं भी खाना खाते समय आपको अचानक पेन होना शुरू होता है दोस्तों, जो स्टार्टिंग में तो डल होता है लेकिन अचानक एकदम शार्प पेन के रूप में सामने आ जाता है। और ये स्पॉन्टेनियसली ही अराइज होता है, अचानक ही आपके सामने आएगा दोस्तों। इसीलिए ये स्वयं के स्टिमुलेशन होने पर, अपने स्वयं के स्टिमुलेशन होने के बाद ही आपके, यानी उस दांत के स्वयं के स्टिमुलेशन होने के बाद ही आपके सामने आता है कि हाँ इसको वहां पर प्रॉब्लम है। और कई बार देखा गया है दोस्तों, कई एडिशनल सिम्टम्स इसी टूथेक के साथ में आपको देखने को मिलता है। वो होता है दोस्तों आईज में रिकरेंट पेन होना, जिसके कारण हेडेक होता है दोस्तों। याद रखिएगा, आईज में रिकरेंट पेन होना जिसके कारण हेडेक होता है। नेक पेन, गर्दन में पेन होता है दोस्तों। ईयरेक, कान में दर्द होता है दोस्तों। फीवर होता है। बेड टेस्ट या बेड ऑर्डर इन माउथ आपको देखने को मिलता है जब आपको वहां पर कोई भी इंफ्लामेशन या कहीं भी वहां पर दोस्तों डिफर्मेंटेशन देखने को मिलता है। तो ये वो सारे इन्वेस्टिगेशन जब आप करते हो एक डेंटिस्ट के तौर पर, तो आपको ये प्रॉपर गाइडेंस वहां पर मिलता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको दोस्तों यहाँ पर प्रोटोकॉल तय करना पड़ता है। आपको अगर लगता है आप डेंटल एक्सरे करा लीजिए कि इसकी जड़ तक तो नहीं गया इन्फेक्शन, आप सीबीसी टेस्ट करा लीजिए, आप ईएसआर टेस्ट करा लीजिए। ये 3 ऐसे फीडबैक्स हैं दोस्तों जो तुरंत आपको वहां पर सारे प्रोटोकॉल आपके सामने रख दिए जाएंगे दोस्तों। सब चीज आपके सामने हो जाएगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। कंप्लीटली आपका वहां पर दोस्तों प्रोटोकॉल सेट हो जाता है। इसीलिए जब आप प्रोटोकॉल की बात करते हो दोस्तों, सबसे पहला प्रोटोकॉल होता है C4F1W, ठीक है। चूंकि पॉजिटिव है, अचानक बहुत सीवियर पेन हो रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव में जाना पड़ेगा। और नेगेटिव में जाओगे तो ज्यादा नेगेटिव जाने की जरूरत नहीं, C4F1W को D6 में दे दीजिए, या C4S3F1W को D6 में दे दीजिए। जब बहुत ज्यादा सेंसेशन हो रहा है ना, तो वहां पर C4S3F1W को D6 में दे दीजिए। आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा, विद इन 10 to 15 डेज में आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। आप इसके बाद में रिकरेंट ना हो, बार बार ना हो, इसीलिए इसी प्रोटोकॉल को कंटिन्यू 2 से 3 महीने आप प्रोवाइड कराइए उसको, ठीक है। दूसरा, जब हमको लग रहा है कि यहाँ पर टूथ कैरीज बहुत ज्यादा हो चुका है दोस्तों, देन S5C4 आपको कंटिन्यू चलाना है। आपको लग रहा है कीड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, छेद है,
बहुत ज्यादा वहां पर इनेमल का डैमेज हो चुका है, देन S5C4 D6 में चलाना है दोस्तों, कंटिन्यू चलाना है आपको 2-3 महीने, जब तक वहां पर पूरा हीलिंग नहीं हो जाता, आपको रेडनेस वहां पर महसूस नहीं हो, तब तक आप कंटिन्यू चलाइए। उसके बाद में आप दोस्तों केवल उसको टूथ ड्रॉप बना के दे दीजिए, और वो टूथ ड्रॉप बहुत ब्रिलियंट काम करता है दोस्तों। आप S1W या यहां पर आप इंटरनल S1W अप्लाई करिए, एक्सटर्नल आप S1RE अप्लाई कराइए, लेकिन जब आप टूथ ड्रॉप देने की बारी आएगी दोस्तों, तो आप नोट कीजिएगा, मैंने यहां पर टूथ ड्रॉप नहीं लिखा दोस्तों। जब टूथ ड्रॉप की बात आती है तो S5C3 या C4 आप ये देखिएगा, वहां बहुत ज्यादा डीप में सॉफ्ट में लेवल पर प्रॉब्लम है, C3 ऐड कीजिएगा। आपको लगता है नहीं केवल अभी इनेमल में ही प्रॉब्लम है, C4 ऐड कीजिएगा। वर्वन और WE S5C3 C4 दो में से एक, C3 C4 में से वर्वन WE को आप वहां पर D2 में बना के दीजिएगा, और उसको कहिएगा जब भी आप पेस्ट करते हो दोनों टाइम आप उसमें 2 से 5 ड्रॉप ये हमारी ड्रॉप डालिएगा, और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर आप वहां पर मसाज कीजिएगा दोस्तों। इससे मैंने दांत के बहुत ज्यादा हीलिंग कैपेसिटी डेवलप होते देखा है, आप इसको यूज कीजिए और फीडबैक दीजिए दोस्तों। चौथा, S1RE जब एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं दोस्तों तो बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिलता है, कई लोगों ने फीडबैक दिया है। अभी नंदलाल सर ने भी मुझे इस पे मैसेज किया था कि हाँ मैंने यूज किया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। तो यही चीज, बधाई आपको। यही चीज हम लोग चाहते हैं कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, यही चीज प्रैक्टिकली हमारे सामने आती जाएगा ना, मेमोराइजेशन हो जाएगा, हम लोग इतने स्ट्रांगली उसकी डेवलप कर लेंगे अपना। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जब हम एक चीज यहां पर देखते हैं कि कई बार आंख, नाक और दांत, तीन चीज, सॉरी आंख, कान और दांत के लेवल पर पेन होता है, तो आप एक प्रोटोकॉल जरूर याद रखिएगा दोस्तों। शायद मैंने यहां पर ये रहा S12C4F1A3B सेकेंड डायल्यूशन दोस्तों, S12C4F1A3B सेकेंड डायल्यूशन। जब आप इसको देते हो दोस्तों, डेंटल, आई और ईयर, ठीक है, डेंटल, आई और ईयर, अगर तीन जगह एक साथ सिम्टम आ रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। S12C4F1A3B सेकेंड डायल्यूशन में बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिलता है दोस्तों। मैं मैक्सिमम पेशेंट में, जिन लोगों को हेडेक भी होता है, जिनको डेंटल पेन भी हो रहा है, आंखों में भारीपन लगकर हेडेक होना, कान में दर्द तक महसूस होना, उन तमाम लेवल को केवल इस सेकेंड डायल्यूशन के प्रोटोकॉल से कंप्लीट क्योर कर चुका हूं दोस्तों। इसलिए उम्मीद करूंगा यही चीज आपको भी फीडबैक के रूप में मिले दोस्तों। तो ये था हमारा आज का दोस्तों प्रोटोकॉल्स जो आपको बताया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दोस्तों, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज दोस्तों, जो सेरिबम के लेवल पर पर्टिकुलर ट्रैक्ट्स की बात करेंगे दोस्तों हम। पहले मैं डायग्रामेटिक बताऊंगा, फिर रामायण सुनाऊंगा आपको दोस्तों। डायग्राम दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा हो तो सेट करूं दोस्तों। अब दिख रहा है ना? तो दोस्तों यहां पर ये पूरा सेरिबेलम पार्ट है, ये मैंने आपका फ्रंट पार्ट कर दिया दोस्तों, और फ्रंट पार्ट के रूप में आपको अगर दिख रहा है तो मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूं दोस्तों। 3 पेडुंकुलस हमने पढ़े थे दोस्तों, एक हमने पढ़ा था मिडिल पेडुंकुलस, एक हमने पढ़ा था सुपीरियर पेडुंकुलस, एक हमने पढ़ा था इंफीरियर पेडुंकुलस, ठीक है। ये वो 3 पेडुंकुलस होते हैं जिनके माध्यम से दोस्तों पर्टिकुलरली ट्रैक्ट्स जो हम पढ़ेंगे आगे, जो ट्रैक्स होते हैं वो ट्रैक्स इन्हीं के बीच में से दोस्तों पर्टिकुलर वहां पर कनेक्शन का काम करते हैं दोस्तों। वो क्या कनेक्शन करते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा था मिड ब्रेन के लेवल पर सुपीरियर पेडुंकुलस होता है, पोन से रिलेटेड होता है दोस्तों मिडिल पेडुंकुलस, और जो मेडुलर रीजन होता है उससे रिलेटेड होता है दोस्तों इंफीरियर पेडुंकुलस। ये जो सेरिबेलम होता है दोस्तों, ये सेरिबेलम सुपीरियर पेडुंकुलस, मिडिल पेडुंकुलस और इंफीरियर पेडुंकुलस के माध्यम से दोस्तों वहां पर मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला के माध्यम से कनेक्ट होकर दोस्तों ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, नीचे सेरिबेलम और साइड में हाइंड ब्रेन, यानी कि आपका मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला के लेवल पर दोस्तों आगे की तरफ पूरे ट्रैक के माध्यम से स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ने का काम करता है। तो यहां पर 3 ट्रैक आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। कौन कौन से ट्रैक बताऊंगा अकॉर्डिंगली आपको यहां पर दोस्तों आप डायग्राम में देख सकते हो, आपके पास पूरा अवेलेबल करा दिया है मैंने दोस्तों, ठीक है। ये चीज, दूसरी बात, यहां पर जो दूसरे डायग्राम को आप देखेंगे, नीचे वाले डायग्राम को दोस्तों,
यहाँ पर 4 न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेरिबेलम रीजन में, दोनों साइड सेरिबल हेमिस्फीयर के लेवल पर वर्मिस और वहां पर पेरावर्बल जो एरिया होता है दोस्तों। तो जो वर्मिस एरिया होता है वो पर्टिकुलर सबसे स्ट्रांग एरिया होता है दोस्तों, और जो पेरावर्बल एरिया होता है वो पर्टिकुलरली हमारे बॉडी के दूसरे एक्स्ट्रा मटेरियल को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो वर्मिस एरिया होता है वो वहां पर सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम, सेरिबेलम नहीं बोल रहा हूं, सेरिब्रम ऊपर, नीचे सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला, मिड ब्रेन, इनसे लिंक कर स्पाइनल को भी लिंक करने का काम करता है वर्मिस। और जो पैरावर्मिल एरिया होता है या सेरिबल हेमिस्फीयर का जो एरिया होता है ये पूरी बॉडी के टोन, पोस्चर, बैलेंस और मूवमेंट को कंट्रोल करने से जुड़ा होता है दोस्तों। उसमें हमारा शोल्डर का मूवमेंट, ठीक है, हमारा बैक साइड में आपका नेक का मूवमेंट, आपका एक्सियल रीजन में बैक साइड में लंबे को, ठीक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, याद रखिएगा ये सारे वर्ड, ठीक है। नीचे की तरफ आप आओ, लंबे को, सेक्रो इलियाटिस, सेक्रम और इलियम जो वर्टिब्रा होती है उनके बीच में, साइटिका, ठीक है, हिप रीजन के रीजन पर। तो इनके जितने भी पेन होते हैं, जितना भी मूवमेंट्स होता है दोस्तों, वो पूरा यहीं से कंट्रोल होता है। यानी अगर हम लोग यहां पर केवल, आप देखते हैं हम लोग केवल REY को अप्लाई करते हैं तो पेन बंद हो जाता है। तो आप कौन से ट्रैक को स्टिमुलेट कर रहे हो दोस्तों, वो सीखने को मिल रहा है यहाँ पर। आप उस चीज को माइंड कीजिएगा, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। जब हम W को स्मेल लेते हैं, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है भाई आप W का स्मेल करा रहे हो, हेडेक क्यों बंद कर रहे हो, कैसे बंद कर रहे हो, आप क्या बताओगे दोस्तों। दूसरी बात, आरी, अभी तो हम आरी का उपयोग करने लग गए। अभी कई लोग तो डरा रहे हैं, और सर आपका तो, आप तो बड़े खतरनाक काम कर रहे हो, आरी को स्मेल करा रहे हो, मरवाओगे क्या। अरे आपको पता ही नहीं है, अभी आप आगे अपडेट ही नहीं होना चाहते हो। हमने तो प्रूफ किया है, हमारे सुमेश सर ने प्रूफ किया C13 आरी को, C3 आरी को, अभी गांधी सर ने प्रूव किया C3Y को। तो हम तो वर्क कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग उसकी फिलॉसफी को समझ के वर्क कर रहे हैं, इसलिए हमको रिजल्ट मिल रहे हैं दोस्तों। आपको नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, हमें आप क्रिटिसाइज मत कीजिए, हम तो आगे बढ़ेंगे, हम करेंगे, नहीं तो पता कैसे चलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये 4 न्यूक्लियस होते हैं दोस्तों, और ये 4 न्यूक्लियस का जब इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा ना इस डायग्राम के लेवल पर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको डर लगेगा, आप बहुत जल्दी से कवर करेंगे दोस्तों। ये 4 न्यूक्लियस आते हैं जो अभी हमारे थीसिस में आने वाले हैं दोस्तों। पहला न्यूक्लियस होता है दोस्तों न्यूक्लियस फास्टिजी, दूसरा न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस ग्लोबोसस, तीसरा न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस डेंटाटस, और चौथा न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस इम्बोलिफॉर्मिस। ये वो 4 न्यूक्लियस होते हैं दोस्तों, जिन 4 न्यूक्लियस के माध्यम से दोस्तों यहां पर इन 4 न्यूक्लियस के माध्यम से हमारा जो पूरा ट्रैक होता है, जो हम लोगों ने ट्रैक पढ़ा दोस्तों, वेस्टिब्युलो, सेरिबेलो, ठीक है, सेरिब्रम या सेरिब्रो सेरिबेलर ट्रैक, सेरिब्रो वेस्टिब्युलर ट्रैक या वेस्टिब्युलो सेरिबेलर ट्रैक या सेरिबेलो स्पाइनल ट्रैक। ये जो ट्रैक पर है, इन्हीं 4 के माध्यम से दोस्तों आप पूरी बॉडी के लेवल के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कंट्रोल हो रहा है मैं इधर बताने वाला हूं, पहले आपको समझा रहा हूं, उसके बाद में मैं ये एक एक वर्ड आपको दोस्तों क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर समझा कि ये 4 ट्रैक होते हैं, और ये 4 यहाँ पर छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं जिसके माध्यम से पर्टिकुलर बैलेंस बनता है दोस्तों। अब हम बात इस साइड आते हैं दोस्तों, हम जब इस पर्टिकुलर साइड में आएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहां देखने को मिलेगी दोस्तों। यहां पर आप ये देखेंगे, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर ब्रेन की तरफ जा रहा है दोस्तों। वहां पर ऊपर देखिए मिड ब्रेन है, पोन्स है, ये नीचे की तरफ आपका मेडुला है दोस्तों, ये नीचे की तरफ आ रही है, मेडुला आ गया, ठीक है। यहां पर आप ये दोनों साइड देखेंगे तो सेरिबल हेमिस्फीयर है दोस्तों, और सेरिबल हेमिस्फीयर में जब स्पाइनल कॉर्ड से चैनल जा रही है दोस्तों, वो चीज बता रहा हूं जो फिजियोलॉजी ऑफ पेन में आपको मैंने बताया था दोस्तों। ये वो ट्रैक है जो ऊपर जा रहा है, अफरेंट कनेक्शन, देखो आप स्टार्ट पॉइंट पे लिखा है, ये अफरेंट कनेक्शन है दोस्तों, और अफरेंटली ऊपर जा रहा है। ये इफरेंट कनेक्शन है जो नीचे की तरफ आ रहा है दोस्तों। यानी आप दोनों चीज को यहाँ पर लीजन के रूप में दोस्तों स्टडी कर रहे हैं, और ये चीज आपको टेबल प्रैक्टिस में समझ में आना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर ये जो मैंने बताया है दोस्तों, ये ईयर का डायग्राम है, ठीक है, ये आपका लेबिरिंथ है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर जो
स्पेशली लैबिरिंथ के कान से आपको कोई चीज सुनाई देगी और सुनाई देने के बाद वो पूरा आइस के लेवल पर जब मैसेज जाएगा तो वहां पर वेस्टिबल्स, ठीक है, याद रखिए वेस्टिबल्स में क्या होता है, ठीक है, तो वहां पर दोस्तों ये पर्टिकुलर ट्रैक के माध्यम से ये जनरेशन होता है दोस्तों, जो ट्रैक्स होते हैं इन्हीं ट्रैक्स के माध्यम से अफरेंट चैनल के माध्यम से ऊपर मैसेज जाता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से जा रहा है, ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से जाएगा तो सबसे पहले किससे जाएगा, ये होता है फास्टिडियस न्यूक्लियस, बताया था ना आपको इधर, फास्टिडियस न्यूक्लियस, ग्लोबुलस न्यूक्लियस, ये एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस, और ये पर्टिकुलर वेस्टिबुलो सेरेब्रल ट्रैक होता है दोस्तों, जो यहां पर वेस्टिबुलो सेरेब्रल, यानी कि सबसे पहले मैसेज वेस्टिबुल से जब आएगा तो वो इस वेस्टिबुलर सेरेब्रल ट्रैक में जाएगा, यानी आपके सेरेब्रल रीजन में जाएगा, उसके बाद ही थैलेमस के माध्यम से वहां पर सेरिब्रम में जाएगा दोस्तों। तो ये जो ट्रैक होते हैं ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियस होता है दोस्तों, ये 4 न्यूक्लियस यहाँ पर पर्टिकुलर ट्रैक को जनरेट करते हैं। यही यहाँ पर हमको देखने को मिलता है दोस्तों, इफरेंट चैनल के माध्यम से वही फास्टिडियो बल्बर ट्रैक्ट होता है, वही इंपरल पुडेंकल के लेवल पर होता है, सेरेब्रल वेस्टिबुलर ट्रैक होता है दोस्तों, फ्लोक्युलो नोडुलर लोब के माध्यम से नीचे की तरफ आता है लेटरल वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक, मीडियल वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक और रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक, यानी वहां पर ये मिडिल पोर्शन में मिड ब्रेन में, ठीक है, दोनों साइड स्पाइनल कॉर्ड में हमको देखने को मिलता है दोस्तों। तो अफरेंट और इफरेंट चैनल, जब हम बात करते हैं दोस्तों इस चीज को समझने की, तो मैं एक एक लाइन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके पास अवेलेबल है दोस्तों डायग्राम, आप वहां पर फिक्स करिएगा अपने माइंड को, आपको एक एक चीज, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा दूर भी होता है तो हमें इतना क्लियर नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास डायग्राम मैंने पूरा डिटेल दे रखा है दोस्तों, ठीक है, इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं कि आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। जब यहां पर आप देख रहे हो तो हमने कल पढ़ा था क्लाइंबिंग फाइबर के बारे में, पूरा हमने क्लाइंबिंग फाइबर को समझ लिया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों मोसी फाइबर। हमने कहा था क्लाइंबिंग फाइबर जितने भी होते हैं दोस्तों सब एक्साइटेटरी होते हैं, सब एक्साइट करते हैं, वहां पर स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। अगर नीचे से ऊपर गया फ्रंट चैनल के माध्यम से ये एक्साइटेटरी काम करेगा, लेकिन जितने मोसी फाइबर होते हैं ना, ये सारे के सारे मोसी फाइबर डिफ्यूजल एक्शन करते हैं, डिफ्यूजल इंपल्स को वहां पर जागृत करते हैं। जो क्लाइंबिंग फाइबर होता है वो एस्पार्टेट के माध्यम से काम करता है, और जो मोसी फाइबर होता है ग्लूटामेट के माध्यम से काम करता है दोस्तों। तो फिर मोसी फाइबर को आप समझेंगे कैसे दोस्तों? अगर आपने मोसी फाइबर को समझ लिया तो मैक्सिमम आपने समझ लिया कि इनिबिशन कैसे किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मोसी फाइबर के जो नर्व फाइबर होते हैं दोस्तों, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पर, ब्रेन सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पर, पोन्स या मेडुला के लेवल पर, या फिर स्पाइनल कॉर्ड के मोटर एरिया से अराइज होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा इस वर्ड को, ये पोन्स के लेवल पर, मेडुला के लेवल पर, स्पाइनल कॉर्ड के मोटर एरिया से अराइज होते हैं, अर्थात ये मोटर इंपल्स जनरेट करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा आप, ठीक है। इसीलिए दोस्तों जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक ये पहुंचते हैं तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचने के पहले सभी फाइबर सेरिबेलर न्यूक्लियाई को कोलेट्रल सेंड कर देते हैं। जो सेरिब्रल न्यूक्लियाई है उसको कोलेट्रल, साइड से कोलेट्रल मैसेज कर देते हैं और सीधे ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। इस प्रकार से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन कुछ फाइबर को इधर भेज देंगे, जब भाई सेरिबेलम को खबर कर दे। ये पूरी प्रोसेस यहां पर देखने को मिलती है, और यही कारण है दोस्तों, इसीलिए इसे मोसी फाइबर का नाम दिया गया, यानी डिफ्यूज कर देता, पहले ही वहां पर इंपल्सेस को वहां पर भेज देता है दोस्तों। मोसी क्यों कहा गया है दोस्तों? मोसी का नाम होता है, मोसी एक प्लांट होता है दोस्तों, उस प्लांट का जो ऑपरेशन क्या होता है, गुच्छे के रूप में, वो पूरा प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है ना गुच्छे के रूप में होता है, वो मास के रूप में होता है, एक पूरा इकट्ठा गुच्छा मास के रूप में होता है, इसीलिए इसको मोसी फाइबर कहा जाता है। एज इट इज हमने कल देखा था, सारा कलेक्शन उसी के आसपास हो रहा था दोस्तों, ग्रेन्यूल सेल्स के आसपास, इसीलिए इसको मोसी फाइबर कहा जाता है दोस्तों। ये डेंस क्लम्प में, ग्रुप के रूप में, क्लम्प के रूप में, ग्रुप के रूप में दोस्तों वहां पर कलेक्ट होता है, इसीलिए इस फाइबर को हम मोसी फाइबर का नाम देते हैं दोस्तों, यही कारण है। इसीलिए दोस्तों क्लाइंबिंग फाइबर के जैसे मोसी फाइबर भी सेरिबेलर न्यूक्लियाई या सेरिब्रल कॉर्टेक्स दोनों को वहां पर दोस्तों अफरेंट इंपल्सेस कैरी करता है। यहां पर क्लियर मैंने आपको बताया दोस्तों, ठीक है। क्लाइंबिंग फाइबर और मोसी फाइबर दोनों यहां पर दोस्तों सेरिबेलर न्यूक्लियाई और सेरिब्रल कॉर्टेक्स दोनों रीजन में दोस्तों अफरेंट
इंपल्सेस को लगातार वहां पर दोस्तों न्यूक्लियस के माध्यम से अपग्रेड करते हुए यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, अर्थात फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन से होते हुए दोस्तों ऊपर की तरफ लेकर जाता है। इसीलिए दोस्तों यहां पर डायरेक्टली जब जा रहा है तो कुछ मोसी फाइबर सेरिब्रल न्यूक्लियाई से भी अराइज हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां पर मैंने कल समझाया था कि कुछ फाइबर डायरेक्ट जा रहे हैं तो कुछ वहां पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के यानी सेरिबेलम कॉर्टेक्स के लेवल पर भी जाते हैं, लेकिन कई वहां पर दोस्तों सेरिब्रल कॉर्टेक्स से भी जनरेट करके वहां पर सेरिबेलम में आ जाते हैं। यानी यहां का मैसेज वहां और वहां का यहां मैसेज कोऑर्डिनेशन के तौर पर हमेशा मिलता रहता है। इसीलिए जब सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों अकॉर्डिंग होकर दोनों आपस के लेवल पर काम करता है तो सेरिब्रम वहां से मैसेज करता है सेरिबेलम को, भाई साहब वो काम देखो आप कैसे हो रहा है, ये फाइनल पूरा उसका कॉपी है, आप देख लो, मैंने ये निर्णय लिया है, ऐसे काम कराना है। वो कॉपी यहां भेज देता है सेरिबेलम के ऊपर, सेरिबेलम उसको कॉपी को वहां पर जो उसको मैसेज मिला अलग से वही मैसेज उसको पहले मिल गया और वहां पर सेरिब्रम से जो मैसेज आया इन दोनों मैसेज को वहां पर कॉपी पेस्ट करता है, उसका स्टडी करता है और उसके बाद फिर से एक मैसेज सेरिब्रम को भेजता है, नहीं बहुत सही काम है मैं देख लूंगा, और वहां पर मैसेज देख लेता है। उसके बाद में भी उसको वहां से मैसेज लगातार मिलते रहते हैं कि काम सही हो रहा है या गलत हो रहा। अगर गलत हो रहा तो भी वो उसको सही करने का काम कर देता है दोस्तों। ये वहां पर बहुत बड़ा मास्टरपीस के रूप में काम करता है, इसीलिए हमको इतना ज्यादा डिटेल स्टडी करना पड़ रही है दोस्तों। जब मोसी फाइबर की बात आएगी दोस्तों तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो ग्रेन्यूल लेयर है, हमने देखा था ग्रेन्यूल लेयर तक पहुंचता है दोस्तों और बहुत सारी वहां पर टर्मिनल्स बनाता है दोस्तों, और उस टर्मिनल्स में डिवाइड हो जाता है, बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है और प्रत्येक टर्मिनल एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं दोस्तों, हमने कल देखा था, एक ग्लोमेरुलस के रूप में दोस्तों वहां पर अंतिम एरिया में वहां पर डेवलप हो जाता है। जब ग्लोमेरुलस में एंटर करता है दोस्तों तो एक लार्ज एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर में एंड होता है दोस्तों, जो ग्लोमेरुलस के सेंट्रल पोर्शन को फॉर्म करता है, जो ग्लोमेरुलस है उसके सेंटर पोर्शन को वहां पर फॉर्म करता है, अर्थात कई छोटे छोटे गुच्छों में एंटर करके वहां पर एक सेंटर रीजन में जाएगा तो बहुत बड़ा गुच्छा वहां पर निर्मित हो जाता है। ग्रेन्यूल सेल्स और एक्सॉन के जितने डेंड्राइट्स होते हैं दोस्तों वो गोल्गी सेल्स के डेंड्राइट के साथ में दोस्तों ये पूरा मॉसी फाइबर वहां पर सिनेप्सी होता है, यानी इनके फाइबर आए और इनके फाइबर आए तो वहां पर जो ग्रेन्यूल सेल्स है या उनके एक्सॉन से उनके डेंड्राइट के साथ गोल्गी सेल्स की जो डेंड्राइट्स होते हैं ये आपस में दोस्तों इस प्रकार से वहां पर सिनेप्सी कर लेते हैं और यही एक थिक बस्की अपीयरेंस देता है, एक मास के रूप में अपीयरेंस देता है, इसीलिए उसको वहां पर मॉसी फाइबर यानी मास वाला फाइबर कहा जाता है दोस्तों। और यही कारण है ये डिफ्यूजन करता है, ये डायरेक्टली क्लाइंबिंग फाइबर के जैसा मैसेज नहीं करता, ये वहां पर डिफ्यूजन करता है, डिफ्यूज करके दूसरे केमिकल ट्रांसमीटर यानी कि ग्लूटामेट के माध्यम से फिर वहां पर डेंड्राइटिक और गोल्गी सेल्स की पर्टिकुलर एक्सॉन्स के लेवल पर दोस्तों मैसेज को ट्रांसफर करता है और वहां से आगे की तरफ फर्दर मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन होता हुआ देखा जाता है। इसीलिए दोस्तों जब इतनी प्रोसेस वहां पर देखने की बात होती है तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमको पता होना चाहिए। वो ये पता होना चाहिए कि चलो ठीक है, हमने ये भी मान लिया कि यहां पर सेरिबेलम के रीजन पर अफरेंट चैनल भी हो रहा है, इफरेंट चैनल भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं, लेकिन अगर न्यूरोनल एक्टिविटी की बात करें यहां पर सेरिबेलम कॉर्टेक्स और उसके न्यूलाई के लेवल पर जो उसके न्यूक्लियाई होते हैं उसके लेवल पर अगर आप न्यूरोनल एक्टिविटी की बात करेंगे दोस्तों तो वो क्या होगी, और वो न्यूरल एक्टिविटी जो होगी वो किस रूप में होगी दोस्तों। यानी सेरेबेलम का जो फंडस है दोस्तों, अंदर का जो पोर्शन होता है, उस सेरेबेलम के फंडस के फंक्शन के रूप में जब आप देखोगे तो जो मेन सेंटर में जो सेरेबेलर न्यूक्लियाई है दोस्तों वो डिस्चार्ज इंपल्स के द्वारा मेनली एक्सिक्यूटेड होता है। वहां पर जितना भी इंपल्सेस डिस्चार्ज हो रहे हैं उस डिस्चार्ज इंपल्सेस के माध्यम से दोस्तों अपने काम को करवाता है। यानी उसके पास जो भी इंपल्स आया उसको रिसीव कर लिया और रिसीव करने के बाद सेरिबेलम वहां पर अपने इंपल्सेस को डिस्चार्ज करता है। एक इंपल्स जाएगा सेरिब्रम की तरफ ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में और दूसरा जाएगा पर्टिकुलर वहां पर जहां पर फंक्शन हो रहा है बॉडी के पार्ट में दोस्तों। ये कहां से जाएगा, सेरिबेलर न्यूक्लियाई के माध्यम से जाएगा दोस्तों। तो न्यूक्लियाई से होने वाला जो डिस्चार्ज होगा वो कहां से जाएगा,
पर्किंस फाइबर से, हमने कल देखा था दोस्तों। पर्किंस सेल्स के फाइबर के वाया वहां पर कॉन्स्टेंटली दोस्तों कंट्रोल करता रहता है, कॉन्स्टेंटली लगातार पर्किंस सेल के माध्यम से वहां पर अपने एरिया में नर्व के इंपल्सेस को थ्रू आउट भेजता रहता है, और उसी के माध्यम से दोस्तों उसको रिटर्न वहां पर इफरेंट चैनल के या अफरेंट चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं उसको मैसेज अपडेट मिलता रहता है दोस्तों। यही कारण है ये क्लाइंबिंग और मोसी फाइबर के वाया दोस्तों बॉडी और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट से सेरेब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा रिसीव्ड जितने भी सिग्नल्स होते हैं दोस्तों उनके अकॉर्डिंग्स को डन करता है, उनके अकॉर्डिंग काम करता है। अर्थात मैंने आपको बताया क्लियरली कि यहां से बॉडी में कोई पार्ट से कोई एक्शन हो रही होगी, मसल्स, टोन, मूवमेंट, पोस्चर और बैलेंस, इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो सबसे पहले सेरेबेलम को मैसेज पहुंच जाएगा, वहां से सीधा ब्रेन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में गया, उसके पहले सेरेबेलम को मैसेज पहुंच जाएगा, सेरेबेलम को पहुंचेगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को पहुंचेगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स वहां पर बताएगा पूरी कॉपी पेस्ट करके कि देखो साहब सेरेबेलम ये काम हो रहा है, वहां से कॉपी करके भेज देगा, और साथ में वहां पर मोटर इंप्रेशन के लिए भी डायरेक्टली मोटर इंपल्सेस इफरेंट चैनल के माध्यम से उस पर्टिकुलर पार्ट पे भेज देगा। वहां पर सेरेबेलम उसके जो उसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मिला और जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से मिला दोनों की स्टडी करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग वहां पर क्या हो रहा है उसकी पूरी वस्तु स्थिति को जानकर उसी के अकॉर्डिंग जो ब्रेन ने वहां पर भेजा है कि भाई ये मैं ऐसा काम करा रहा हूं, वो काम सही है तो उसको वहां पर प्रमोट करेगा, बढ़ा देगा, लेकिन अगर वहां पर गलत है उसको सही करने का काम वहां पर सेरेबेलम करेगा दोस्तों। ये दोनों प्रोसेस नर्व के माध्यम से होगी, इसीलिए दोस्तों इस प्रोसेस में न्यूरोनल एक्टिविटी की भी एक सीरीज इन्वॉल्व होती है। ऐसे नहीं हो जाएगा दोस्तों, ऐसे नहीं होगा, वहां पर एक न्यूरोनल एक्टिविटीज वहां पर जनरेट होगी, और ये न्यूरोनल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। कैसे इंपॉर्टेंट होगी ये आपको समझने का है दोस्तों। जब ऊपर ब्रेन के लेवल पर आप जाएंगे, मान लो ये ब्रेन का लेवल है, ठीक है, ब्रेन के लेवल पर जाएंगे तो अगर सेरिब्रम के माध्यम से सेरिब्रम के माध्यम से सेरिब्रल कॉर्टेक्स से पोन से होते हुए अगर सेरिबेलम में मैसेज आएगा तो कौन सा ट्रैक कहलाएगा दोस्तों? सिंपल सी बात है, सेरिब्रो पोन्टो सेरिबेलम ट्रैक। सेरिब्रम से आया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कहां पर आया? पोन्स रीजन में आया, और पोन्स रीजन के साथ में दोस्तों वहां पर डायरेक्टली अगर सेरिबेलम में आएगा तो सीधा वहां पर मैसेज आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। कैसे, मैं आपको यहां दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, दिख रहा है ना डायग्राम? ये सेरिब्रम एरिया है, इस सेरिब्रम एरिया से ये पोन्स में आया, और पोन्स से कहां पर आया? सेरिबेलम में। तो आप क्या बोलोगे इसको? सेरिबेलम ट्रैक, या तो डायरेक्टली आप ये बोलिए, या फिर सेरिब्रो पोन्टो सेरिबेलल ट्रैक, आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर यहां पर सेरिब्रल से ये एरिया में जुड़ा, ये कौन सा ट्रैक्ट होगा दोस्तों? सेरिब्रो स्पाइनल ट्रैक, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल ट्रैक। तो यहां से कोई मैसेज ब्रेन में जाएगा तो एज इट इज यहां पर मैसेज पहले आएगा, इसको बोलते हैं हम दोस्तों, यहां पर अगर सेरिब्रम से मैसेज आ रहा तो सेरिब्रो पोन्टो, ठीक है। अगर मान लो कोई भी वेस्टिबुलर किसी भी पार्ट से अगर वहां पर आ रहा है दोस्तों तो वेस्टिबुलो सेरिब्रल ट्रैक, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 ट्रैक यहाँ पर सबसे ज्यादा जनरेट होते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर सबसे ज्यादा काम करते हैं। पहला काम होता है, अगर ब्रेन से मैसेज मिल रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक, सेरिब्रो पोन्टो सेरिबेलम ट्रैक के माध्यम से, अगर सेरिबेलम का स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज मिल रहा है एफरेंट और इफरेंट दोनों, तो वो सेरिब्रो स्पाइनल ट्रैक कहलाएगा। और वेस्टिबुलर पार्ट यानी ईयर के माध्यम से जो उसको पूरा मैसेज मिल रहा है तो वेस्टिबुलो सेरिबेलल ट्रैक के माध्यम से दोस्तों उसको सारी चीज वहां पर पता लगेगी। इसीलिए जितनी भी न्यूरोनल एक्टिविटीज होती है एकाएक नहीं होती दोस्तों, वहां पर बहुत सारे उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, और वही फंक्शन दोस्तों हम लोगों को जनरेट करते हैं। पंकज सर, मैंने स्पेशली आपको कहा था कि कल मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि डिफनेस का लेवल जब जनरेट होता है ना, वहां पर वेस्टिबुलो ट्रैक
ये जो दिख रहा है ना लैबिरिंथ वाला, जो वेस्टिबुलर, यानी आप लोगों ने पढ़ लिया है ENT के लेवल पर, हमने ईयर का पढ़ा था अगर आपको याद हो, तो जो ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है, ठीक है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व का नाम सुना होगा आपने, वहां पर वो वेस्टिबुलर ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो यहां पर जो पर्टिकुलर पार्ट होता है, हियरिंग सेंसेशन के माध्यम से जितना सेंसेशन आता है, सुनने के माध्यम से आता है। मान लो अगर कोई लड़की आपको बहुत अच्छी दिख रही है, आप किसी से बात कर रहे हो, लड़की ऐसी निकल रही है, तो आपकी नजर कहाँ जाएगी? उस आदमी से बात कर रहे हो उसमें जाएगी और लड़की की तरफ जाएगी, ठीक है। कोई बस बहुत सुंदर, कोई नई कार आपने देखी, कार आ रही है बिल्कुल जा रही है, आप मेरे से सामने बात कर रहे हो और आपकी नजर एकदम से हटकर पर्टिकुलर वहां पर वो जनरेट कर रही है उस कार की तरफ। ये दोनों एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल ये बताते हैं कि आपकी जो, आपको पर्टिकुलर याद हो जो हमने क्रेनियल नर्व्स पढ़ी थी 3, 4 और 6 नंबर की दोस्तों, ये जो क्रेनियल नर्व्स होती है ये डायरेक्टली आपको आई साइड को मूवमेंट को कंट्रोल कर लेती है और ये वेस्टिबुलो सेरेब्रल ट्रैक्ट के माध्यम से होता है। ये पर्टिकुलरली दोस्तों उस क्रेनियल नर्व के माध्यम से, जो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व की ब्रांचेस होती है उसके माध्यम से डायरेक्टली आपके आंखों के मूवमेंट को कंट्रोल करके आपकी आईज को वहां पर ट्रांसफर कर देती है दोस्तों। तो ये वो छोटी छोटी प्रोसेस होती है जो पूरी, इसीलिए मैं आपको कहा था कि क्रेनियल नर्व जो होती है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करेगी आपके ब्रेन के लेवल पर, क्योंकि ये सेंसरी और मोटर सेंसेशन का काम करती है। तो आपकी बॉडी में अगर किसी भी प्रकार के टोन, पोस्चर, बैलेंस या वहां पर मूवमेंट की बात होगी तो वहां पर कहीं ना कहीं उनका भी लिंक आपको इस ब्रेन के स्ट्रक्चर में फिट करना पड़ेगा। तो जब हम उसको फिट कर सकते हैं तो हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि भाई अगर मान लो आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो क्या हम इस ब्रेन के किसी पार्ट को स्टिमुलेट करके ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। क्यों? पर्टिकुलर वो रीजन जो उससे रिलेटेड होगा, अगर आपने उसको बैलेंस कर दिया, जैसे कल विनोद सर ने उस समय बात रखी थी आखिरी में कि हम अगर मोटर और सेंसरी नर्व का बैलेंस कर देंगे, बिल्कुल डेफिनेटली वो बात थी कि अगर हम उस चीज को बैलेंस कर देंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि हम ठीक नहीं कर पाए, 100% ठीक कर पाएंगे दोस्तों। इसीलिए जब सेरेब्रम का रीजन बताऊंगा, जब आपको पार्किंसोनिज्म बताऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जनरल टॉनिक कितना बड़ा बूस्टर होगा पार्किंसोनिज्म के लेवल पर। लेकिन चूंकि पार्किंसोनिज्म एकदम से डेवलप होता नहीं, इसीलिए जो न्यूरोनल एक्टिविटी की स्टेजेस होती है एकदम से डेवलप नहीं होती दोस्तों। इसके लिए बहुत सारे ट्रैक एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं और उस कोऑर्डिनेट के माध्यम से दोस्तों वहां पर डायरेक्टली फंक्शन हमको देखने को मिलता है। इसीलिए जब आप पर्टिकुलर ट्रैक के रीजन पे जाते हो तो बहुत सारी चीजें आपको 1 बाय 1 समझने की है दोस्तों। वो कैसे, एक एक करके देखिए आप। जब हम दोस्तों क्लाइंबिंग फाइबर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था क्लाइंबिंग फाइबर परकिंस सेल्स को डायरेक्टली और सेरेब्रल न्यूक्लियाई को वहां पर कोलेटरल सप्लाई करता है दोस्तों, कोलेटरल सप्लाई करता है और उसके वाया दोस्तों एस्पार्टेट के रिलीज के द्वारा एक्साइटेड करता है। ठीक है, हमने इतना देखा था कि यहां से क्लाइंबिंग फाइबर ऊपर गया, वो परकिंस सेल के माध्यम से गया, डायरेक्टली गया और डायरेक्टली जाकर वहां पर उसने ब्रेन के लेवल पर, तो सेरेबेलम को क्या करा उसने, सेरेब्रल को वहां पर कोलेटरल भेज दिया, यानी ऊपर तो गया लेकिन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाकर यहां साथ में 2-3 या कुछ फाइबर ये कहें हम दोस्तों, वहां पर उसने सेरेबेलम को भेज दिया। ये इसने क्या करा, कोलेटरल भेजा और उस कोलेटरल का वाया उसने एस्पार्टेट को जनरेट किया, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है एस्पार्टेट, उस एस्पार्टेट को रिलीज के द्वारा दोस्तों वहां पर पर्टिकुलर सेरेबेलम को जाकर एक्साइट कर दिया कि भाई ऐसा हो रहा है, देख लो मैं ऊपर जा रहा हूं मैसेज देने, आप देख लो, ये मैसेज वहां पर दोस्तों भेज दिया। यही कारण है दोस्तों क्लाइंबिंग फाइबर का एक्साइटेटरी इफेक्ट दोस्तों परकिंस सेल पर बहुत ही स्ट्रांग होता है और यही कारण है दोस्तों प्रत्येक क्लाइंबिंग फाइबर एक सिंगल परकिंस सेल पर एंड होता है। याद रखिए मैंने कहा था 1 बाय 1, ठीक है, कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं दोस्तों, ये जो एक्साइटेड इफेक्ट होता है परकिंस सेल पर बहुत ही स्ट्रांग होता है क्योंकि प्रत्येक क्लाइंबिंग फाइबर के लिए एक परकिंस सेल वहां पर जुड़ी होती है और इसीलिए ये क्लाइंबिंग फाइबर प्रत्येक परकिंस सेल पर सिंगली वहां पर एंड होता है दोस्तों। तो आपको मैंने बताया था जितने दूसरे न्यूरोलॉजिकल ट्रैक होते हैं उससे आधा नर्व फाइबर यहां पर ब्रेन के लेवल पर पाया जाता है दोस्तों और इसीलिए यहां पर इनका डायरेक्ट लिंक होता है परकिंस सेल से। तो जब क्लाइंबिंग फाइबर की बात आएगी, परकिंस सेल या सेरेब्रल न्यूक्लियाई की बात आएगी दोस्तों, ये क्या करेंगे, ये एक्साइटेशन करेंगे। एक्साइटेशन के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जिम्मेदार होगा, एस्पार्टेट। ये चीज हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया दोस्तों। इसी प्रकार से मोसी फाइबर भी करेगा, लेकिन मोसी फाइबर क्या करेगा दोस्तों, ग्रेन्युलोसा सेल्स, गोल्गी सेल्स,
सेरिब्रल न्यूक्लियाई, तीनों को डिफ्यूजन रेट में एक्साइटेशन करेगा। लेकिन जब डिफ्यूजन रेट में एक्साइटेशन करेगा यानी धीरे धीरे एक्साइटेशन करेगा दोस्तों, तो वहां पर एक्साइटमेंट करने के लेवल पर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होगा? ग्लूटामेट। ये हमको समझने की जरूरत है और इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हमारा पूरा फंक्शन कंट्रोल होता है। दूसरा, अगर हम बात करें मोसी फाइबर, पर्किन सेल को इनडायरेक्टली एक्साइट करता है दोस्तों, डायरेक्टली नहीं करता। मैंने कहा डिफ्यूज हो जाएगा, वहां पर घुल जाएगा और फिर ब्रांच बनाकर धीरे धीरे वहां पर अप्लाई करेगा, डायरेक्टली नहीं करेगा दोस्तों। इसीलिए मोसी फाइबर जो था पर्किन सेल को इनडायरेक्टली दोस्तों एक्साइट करता है। और ग्लोमेरुलाई में मोसी फाइबर ग्लूटामेट को रिलीज करता है और ग्रेन्यूल सेल्स गोल्गी सेल्स को एक्साइट करता है, और साथ में मोसी फाइबर के जो कोलेटरल्स होते हैं ग्लूटामेट के द्वारा भी सेरिब्रल न्यूक्लियाई को एक्टिवेट करते हैं। यानी यहां पर भी कोलेटरल्स होगा। अब कोलेटरल सप्लाई क्या होती है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज हमको बहुत सारे ऑर्गन के लेवल पर पढ़ना है। हार्ट के लेवल पर हमने पढ़ी थी कोलेटरल सर्कुलेशन होता है, यानी हर ऑर्गन के लेवल पर अगर कोई सप्लाई होती है, चाहे वो नर्व की हो या फिर आर्टरी वेन्स की हो, एक मेन होती है। जैसे हार्ट में कोरोनरी आर्टरी ये मेन होती है, लेकिन उसकी कई ब्रांचेस, दूसरी ब्रांचेस भी होती है जो हार्ट के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर को वहां पर सप्लाई करने का काम करती है दोस्तों। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये होता है कि जो कोलेटरल्स होते हैं ये बार बार वहां पर स्टिमुलेट करते रहते हैं, मेन के अलावा भी बार बार वहां पर सपोर्ट मिलता है। इसीलिए दोस्तों यहां पर मोसी फाइबर के जो कोलेटरल्स होते हैं वो ग्लूटामेट के द्वारा भी दोस्तों सेरिब्रल न्यूक्लियाई को डायरेक्टली एक्टिवेट करता रहता है। और जब सेरिब्रल न्यूक्लियाई वहां पर बार बार एक्टिवेट होता है, ये भी पूरे अफरेंट चैनल में वहां पर साथ में काम करता है दोस्तों। तो आप देखिए कितना बड़ा फ्रेमवर्क है, कोई छोटा मोटा फ्रेमवर्क नहीं है दोस्तों। इसीलिए अगर किसी एक लीजन वहां पर किस पोर्शन में डेवलप होता है, उसी के अकॉर्डिंग जब हम आगे पढ़ेंगे डिसीजेस कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेरिबेलम, तो आपको ये बहुत इजी समझ में आएगा कि कौन सा ट्रैक वहां प्रभावित हुआ, आप कैसे स्टिमुलेट कर दोगे, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा दोस्तों। तीसरी बात करते हैं ग्रेन्यूल सेल्स की दोस्तों। जो ग्रेन्यूल सेल्स होती है वो किस किस से जुड़ी होती है? पर्किन सेल से भी जुड़ी होगी, स्टेलेट सेल से भी जुड़ी होगी, ऊपर बास्केट सेल से भी जुड़ी होगी, ये भी एक्साइटेशन करेगी दोस्तों। और जब ये वहां पर इन्वॉल्व ग्रेन्यूल सेल्स की होगी, तो ग्रेन्यूल सेल्स में हमने नीचे के साइड देखा था दोस्तों मॉलिक्यूलर, पर्किन सेल और लास्ट में ग्रेन्यूल सेल। ग्रेन्यूल सेल्स में हमको क्लाइंबिंग फाइबर भी दिखे थे, मोसी फाइबर भी दिखे थे, दोनों दिखे थे। तो पर्किन सेल्स, स्टेलेट सेल्स और बास्केट सेल्स ऊपर से इनिबिट करने का काम जो होता है, पहले एक्साइटेशन करेगा। तो एक्साइटेशन जब करेगा तो वहां पर दोनों सीक्रेट हो रहे हैं, क्लाइंबिंग फाइबर का, मोसी फाइबर का। तो ग्लूटामेट और एस्पार्टेट दोनों यहां पर ग्रेन्यूल सेल्स के लेवल पर स्टिमुलेट होंगे और वहां पर दोस्तों पर्टिकुलर सबसे पहले एक्साइटेशन करेगा। और एक्साइटेशन करने के बाद ये तीनों लेवल, क्लाइंबिंग फाइबर, मोसी फाइबर और ग्रेन्यूल सेल्स के लेवल पर एक्साइटेशन हो गया, सारी एक्टिविटीज उसको पता लग गई। देन अब उसका रिवर्स एक्शन आपको देखने को मिलेगा मोटर सेंसेशन से, यानी पूरा अफरेंट चैनल वहां पर एक्साइटेशन हो गया। अब वहां से इफरेंट चैनल चालू हो रहा है दोस्तों। जब इफरेंट चैनल चालू होगा तो दोस्तों मैंने आपको बताया था इनिबिशन के प्रोसेस कभी भी होगी तो गामा अमीन ब्यूटारिक एसिड, गाबा का सिक्रेशन होता है। जो स्टेलेट सेल्स होती है वो सबसे पहले पर्किन सेल से जुड़ी थी, कल देखिए डायग्राम कल वाला, ठीक है। तो स्टेलेट सेल्स किससे जुड़ी है? पर्किन सेल से जुड़ी है। और ये पर्किन सेल्स क्या करने का काम करता है? वहां से रिटर्न होकर इनिबिशन का काम करता है, यानी वहां पर जो न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट हो रहा है वो गाबा सीक्रेट हो रहा है, और यही गाबा वहां पर दोस्तों इनिबिशन का काम कर रहा है। तीसरा, बास्केट सेल। बास्केट सेल भी पर्किन सेल से जुड़ी होती है और यही पर्किन सेल्स नेगेटिव अप्रोच के साथ में वहां पर दोस्तों इनिबिशन का काम करता है, यहां भी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा होता है दोस्तों। तीसरी बात करें गोल्गी सेल्स की, ये गोल्गी सेल भी ग्रेन्युलर सेल्स में होती है, ग्रेन्युल सेल्स में होती है, ये भी इनिबिशन का काम करती है और ये भी गाबा के न्यूरोट्रांसमीटर के सिक्रेशन के कारण काम करती है दोस्तों। और जो लास्ट में आप वहां पर देखते हो दोस्तों, जो पर्किन सेल नीचे के साइड होती है वो सेरिब्रल न्यूक्लियाई और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई जो होते हैं दोस्तों, उनको भी इनिबिशन करने का काम करती है गाबा सिक्रेशन के बाद। अर्थात जो सेंसेशन आ रहा है वो सेंसेशन के बाद उसको रोकने का काम करती है मोटर रिस्पॉन्सेस को दोस्तों। इनिबिशन का, हाँ बहुत हो गया, आपने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दे दिया, अब इसको ब्लॉक करो, तो वो इनिबिट कर देता है, उस पूरे फंक्शन को इनिबिट करके रोकने का काम करता है। तो ये सब गाबा के कारण होता है दोस्तों। इसीलिए जब आप इस टेंडेंसी पे काम करते हो तो आपको सारा प्रोसेस पता चल जाता है। यानी ग्रेन्यूल सेल्स जो कि मोसी फाइबर के द्वारा दोस्तों एक्टिवेटेड हो रहा था, इसी के संबंध में ये पैरेलल फाइबर के थ्रू, उसी के साथ जो फाइबर चल रहे हैं दोस्तों,
दोस्तों, वो फाइबर बास्केट सेल्स और स्टेलेट सेल्स और पंकिन सेल्स को लगातार एक्साइट कर रहा था दोस्तों। और वही चीज जब एक्साइटेड कर रहा था तो डेफिनेटली वहां पर ग्लूटामेट और एस्पार्टेट, ये दोनों ग्रेन्यूल सेल्स के द्वारा यूटिलाइज हो रहा था दोस्तों, और उनके द्वारा यूटिलाइज होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर था वो वहां पर एक्साइटेटरी काम कर रहा था। लेकिन दोस्तों जब ग्रेन्यूल सेल्स केवल एकमात्र सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाई जाने वाली एक्साइटेटरी सेल्स होती है, याद रखिएगा दोस्तों, ये एक पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब कभी भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात करोगे दोस्तों, तो वहां पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, याद रखिएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात कर रहा हूं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाई जाने वाली एकमात्र एक्साइटेटरी सेल्स होती है दोस्तों, जो वहां पर जो भी बॉडी से इंपल्स आते हैं उसके माध्यम से एक्साइट होती है दोस्तों, जबकि सभी अन्य सेल्स फंक्शन में इनहिबिटरी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपने ब्रेन को स्टिमुलेट करना है तो आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाई जाने वाली जो ग्रेन्यूल सेल्स है, उस ग्रेन्यूल सेल्स के अलावा आप किसी को भी स्टिमुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यही सेल वहां पर एक्साइटेटरी काम करती है, और एक्साइटमेंट अगर आपने वहां पैदा कर दिया तो दोस्तों क्या आप फर्स्ट डायल्यूशन, सेकंड डायल्यूशन, थर्ड डायल्यूशन, 30 डायल्यूशन तक आप ये काम कर पाओगे? आपको मैंने बताया, अगर आप लोगों को ध्यान हो, मैंने आपको हमेशा बताया कि जिससे 199 डायल्यूशन के बाद हम 200 डायल्यूशन में जाते हैं, डायल्यूशन का कैरेक्टर चेंज हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है। 200 डायल्यूशन पूरी बॉडी के सेल्स और टिश्यू पे काम करने लगता है, एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन के लेवल पर काम करना है तो आपको वहां पर वर्वन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जब हम वहां पर D6 का यूज करते हैं, वहां भी हम वर्वन ऐड करेंगे, तभी ब्रेन के लेवल पर जाकर काम करेगी दोस्तों, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी। कई बार डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब बहुत ज्यादा ब्रेन में कंजेशन होता है, क्योंकि हमको ये पता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ब्रेन का, वो स्वयं ब्रेन के कंट्रोल में होता है, हमारे हार्ट के कंट्रोल में नहीं होता कि हम धक्का मार के ब्लड वहां भेज दें। ठीक है, वो जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, वो उस ब्लड के लेवल को जो ब्रेन के लेवल पर होता है वहां उसके संपर्क में होता है दोस्तों, और उसी के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर वहां पर फंक्शन हमको देखने को मिलता है। इसीलिए ये छोटी छोटी चीज हमको पता है कि केवल और केवल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में एकमात्र सेल होती है ग्रेन्यूल सेल, जिसको हम एक्साइट कर सकते हैं। बाकी की जितनी भी सेल्स होती है सब इनहिबिटरी होती है, यानी वहां पर जितने भी फंक्शन होते हैं उनको इनहिबिट करने का काम करती है दोस्तों। इसीलिए प्रत्येक मौसी फाइबर बहुत सारी पर्किन सेल में इनडायरेक्टली, याद रखिएगा दोस्तों, प्रत्येक मौसी फाइबर बहुत सी पर्किन सेल्स में इनडायरेक्टली ग्रेन्यूल सेल्स के साथ इनर्वेट कर जाता है दोस्तों, वहां पर उनके साथ जुड़ जाता है, उनमें प्रवेश कर जाता है दोस्तों। इसीलिए मोसी फाइबर का एक्साइटेड इफेक्ट पर्किन सेल पर बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। यही कारण है दोस्तों, हमने बात करी थी क्लाइंबिंग फाइबर डायरेक्टली जाकर एक्साइट कर रहा, बहुत ज्यादा एक्साइटेटरी काम है दोस्तों उसका, लेकिन मोसी फाइबर क्या कर रहा है, वहां पर इनडायरेक्टली ग्रेन्यूल सेल्स के साथ में दोस्तों वहां पर इनरवेट कर रहा, बहुत सारी ग्रेन्यूल सेल्स है और बहुत सारे ग्रेन्यूल सेल्स के साथ ये फाइबर वहां पर जुड़ गया दोस्तों, और इसीलिए जो पर्किन सेल पर इफेक्ट आना चाहिए वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा, इसका इफेक्ट बहुत वीक हो जाएगा, बहुत वीक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आप कितना भी मौसी फाइबर को स्टिमुलेट कर दीजिए, वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जो एक्साइटेटिव फाइबर के लेवल पर, ग्रेन्यूल सेल्स के लेवल पर पर्किन सेल को एक्साइटेट करने से मिलेगा दोस्तों। मेरा समझाने का मतलब ये था। इसीलिए दोस्तों जब आप कहीं पर भी किसी, जैसे आपने डब्ल्यू को स्मेल दे दिया, आपने क्या करा, थिंक कीजिए, मैंने अभी तक जो बताया उसके हिसाब से थिंक कीजिए, आपने क्या करा, आपने किस ट्रैक को स्टिमुलेट किया, आपने आरई को स्मेल किया, आपने आरई को डब्ल्यू को स्टिमुलेट, अब डब्ल्यू न्यूट्रल रेमेडी है, आरई स्टिमुलेटरी रेमेडी है, तो दोस्तों डेफिनेटली पद्मावती मैम आपने सही कहा, यहां पर डब्ल्यू और आरई को दिया ना, ये डायरेक्टली एक्साइट कर रहा है आपकी ग्रेन्यूल सेल्स को, आप इसी ट्रैक पे जा रहे हो। लेकिन अगर वाई दे दिया आपने तो समझ लो इस चीज को, बाद में मत बोलना मैंने नहीं बताया। अगर वही वाई आपने दे दिया, क्या करेगा वाई, वो क्या करेगा, वो यहां पर जो इनहिबिटरी इफेक्ट है ना उसको स्ट्रांग कर देगा। तो आपने तो दोनों काम सीख लिए,
आपको स्टिमुलेट करना है किस ट्रैक को, तो आपको पता है। अब आपको ये पता है कि यहां पर ग्रेन्यूल सेल्स यहां पर जाकर काम कर रही है, पर्किन सेल यहां जाकर काम कर रही है। ये एक्साइटमेंट तो केवल एक्साइटेड सेल्स वहां पर ग्रेन्यूल सेल्स है। आपने उसको एक्साइट कर दिया, मतलब आपने ब्रेन को एक्साइट कर दिया। तो क्या हम सेरिब्रल एट्रोफी के लेवल पर, क्या हम सेरिब्रल पाल्सी के लेवल पर इस ट्रैक का इस्तेमाल नहीं कर सकते? आप सोचिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मैं कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर 3 से 4 केस में ब्रिलियंटली रिजल्ट लेकर आया हूं दोस्तों। मैं अभी एमआरआई कराने वाला हूं, सीटी स्कैन कराने वाला हूं, उसके बाद आपको पूरा फीडबैक मैं आपको डॉक्यूमेंट देने वाला हूं दोस्तों। जब से मैंने पिछले 3-4 महीने से ये चीजें सीखना चालू करी है नर्वस सिस्टम के लेवल पर, मेरे भी दिमागी घोड़े दौड़ाना चालू किया है, और आप लोगों ने सपोर्ट दिया है। खास तौर से सुमेश सर ने बहुत बढ़िया दिया, गांधी सर ने बहुत बढ़िया दिया, इसलिए मुझे मजा आया उस चीज को समझने में, सीखने में दोस्तों। वही मैं आपको बता रहा हूं, और आपसे भी उम्मीद करूंगा कि मिरेकल चीजें आप वहां पर दोस्तों लेकर आइए। ठीक है, चौथी बात करते हैं। हमने यहां पर एक्साइटेटरी इनहिबिटरी बात कर ली, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा रोल आपको किसको देखने को मिलेगा पता है आपको? वहां पर इनहिबिटरी जो एक्साइट का लास्ट पोर्शन होता है, स्टिलेट सेल्स और बास्केट सेल्स दोस्तों। ये नाम बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ा काम है दोस्तों इनका। स्टिलेट सेल और बास्केट सेल जो कि ग्रेन्यूल सेल्स के द्वारा एक्टिवेट होती है, याद रखिए, स्टिलेट सेल्स और जो बास्केट सेल्स होती है डायरेक्टली ग्रेन्यूल सेल्स के द्वारा एक्साइटेड होती है, एक्टिवेटेड हो रही है दोस्तों। तो गाबा के रिलीजिंग के द्वारा पर्किन सेल्स को इनहिबिट करती है दोस्तों। ये बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको पता है कि किसी भी चीज को यहां पर आपको इनहिबिट करना है, देन बास्केट सेल्स और आपको वहां पर स्टिलेट सेल्स को ग्रेन्यूल सेल्स के माध्यम से आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जब आप उसको एक्टिवेट कर दोगे तो जो पॉजिटिव अप्रोच जा रही है उसको नेगेटिवली वहां पर दोस्तों, वहां पर गाबा के रिलीज के द्वारा पर्किन सेल्स को इनहिबिट करवाएंगे, तभी वहां पर फंक्शंस इनहिबिट हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार के इनहिबिशन के फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन कहते हैं। आपको याद है दोस्तों, हार्मोन के लेवल में हमने नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ा था, याद आया? ठीक है, दिस इज द इफेक्ट, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। अगर आपकी बॉडी में कोई कार्यक्रम बहुत ज्यादा हो रहा होता है, कोई फंक्शन बहुत ज्यादा होता हो, तो वहां पर आपको जो इंपल्सेस जाएगा इसी 2 ट्रैक के माध्यम से, अगर बहुत ज्यादा सीक्रेशन हो रहा है तुरंत उसको इनहिबिट कर दिया जाएगा दोस्तों, और जब बहुत ज्यादा वहां पर इनहिबिशन हो रहा है, दिख रहा है कि यहां पर बहुत कम हो गया, तो उसको एक्साइट कर दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यही चीज दोस्तों हमें हमारी मेडिसिन और हमारे लेवल पर, पोटेंसी के लेवल पर दोस्तों जनरेट करना है। हम डिस्टिल वाटर को कितना भी स्मेल कराएंगे दोस्तों, वहां पर वो इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा। हमको यहां पर ये बेस वाली मेडिसिन यूज करना ही करना पड़ेगी दोस्तों। इसीलिए जब हम गोल्गी सेल्स की बात करें तो उसको भी नहीं भूल सकते हम दोस्तों। जो गोल्गी सेल्स होती है जो कि मोसी फाइबर के द्वारा एक्टिवेटेड होती है। अब हमको ये भी पता चल गया कि जो गोल्गी सेल्स होती है ग्रेन्यूल सेल्स के लेवल पर दोस्तों, वो डायरेक्टली मोसी फाइबर के द्वारा एक्टिवेटेड होती है। और इसी के संबंध में जब गाबा रिलीज होता है दोस्तों, उसके द्वारा ग्रेन्यूल सेल्स के इनहिबिशन के फीडबैक को प्रोवाइड करने का काम करती है। वो बताती है नेगेटिवली कि यहां पर गाबा सीक्रेट हो रहा है और मुझे मोसी फाइबर ने एक्टिवेट किया है, इसीलिए मैं यहां पर ग्रेन्यूल सेल्स का इनहिबिशन का काम कर रही हूं। तो आपको यह भी पता चल गया दोस्तों। इसीलिए दोस्तों ये मोसी फाइबर से जो ग्रेन्यूल सेल्स में इंपल्सेस आती है उसको ट्रांसमिट करने को इनहिबिट कर देती है। अब आप सोचिए, कोई चीज ऊपर जा रही है, डिफ्यूज हुई, बहुत वीक डिफ्यूज हुई, लेकिन ऊपर से मैसेज आ गया गोल्गी सेल को कि इस मैसेज को यहीं का यहीं ब्लॉक कर दो, तो मोसी सेल्स क्या करेगा? वहां पर मोसी फाइबर गोल्गी सेल्स को वहां पर स्टिमुलेट करेगा, गाबा रिलीज होगा, और गाबा रिलीज होने के कारण दोस्तों ग्रेन्यूल सेल्स का इनहिबिशन हो जाएगा। इसे हम फीडबैक कहते हैं दोस्तों। और इसी के कारण जो इंपल्स का ट्रांसमिशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा, वहीं का वहीं ब्लॉक हो जाएगा। यही का यही हमने फिजियोलॉजी ऑफ पेन में पढ़ा था दोस्तों, कि यहां पर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से सेकंड, थर्ड और थैलेमस और फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे जाता, और वहां से जो मोटर रिस्पांस होता एज इट इज वहीं पर छोटे छोटे पैमाने पर डायरेक्टली इनहिबिशन फैक्टर भी हमने पढ़ा था कि अगर सेरिबेलम को लगा तो वो वहीं का वहीं उसको इनहिबिट कर देगा। कैसे करेगा? इसी मोसी फाइबर के लेवल पर ग्रेन्यूल सेल को वहीं का वहीं एक्टिवेट कर देगा, और वहीं का वहीं उसको बोल देगा भाई यहीं पास में तो काम है तेरे को, मैं वहां से यहां मैसेज भेजूंगा, इसके बजाय वहां से मैसेज आता है, जब तक यहीं का यहीं सेरिबेलम उसको ब्लॉक कर देता है दोस्तों। यही चीज यहां पर दोस्तों पेन के रीजन में हमको काम आती है। यही कारण है इंपल्स को ट्रांसमिट को यहीं का यहीं इनहिबिट कर दिया जाता है दोस्तों। और यही चीज जब हो जाती है तब हमारा काम आता है सेरिब्रल न्यूक्लियाई का दोस्तों। जो सेरिब्रल न्यूक्लियाई होते हैं जो बिल्कुल सेंटर में होते हैं, वो क्लाइंबिंग और मोसी फाइबर दोनों से दोस्तों
कोलेट्रल्स के द्वारा एक्साइटेड होते रहते हैं। यानी डायरेक्ट सेरिब्रम को जो मैसेज जा रहा है उसी के साथ में कुछ फाइबर डायरेक्ट पतली गली से सेरेबेलम में आ जाते हैं, चाहे क्लाइंबिंग फाइबर का हो चाहे मोसी फाइबर का हो। ठीक है, तो ये जो सेरिब्रल न्यूक्लियाई होता है ये क्लाइंबिंग और मोसी फाइबर से कोलेट्रल के द्वारा दोस्तों डायरेक्टली एक्साइटेड हो जाता है। इसी के संबंध में दोस्तों ये न्यूक्लियाई थैलेमस और ब्रेन स्टेम से भी डिफरेंट न्यूक्लियाई को एक्साइटेटरी इंपल्स को सेंड करने का काम करता है। यानी ये ऊपर की तरफ जाएगा ट्रैक के रूप में, ये ट्रैक के रूप में ऊपर जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर पोन्स भी है, मेडुला भी है, मिड ब्रेन भी है दोस्तों। तो यहाँ पर जो थैलेमस के लीजन पर जाएगा ये थैलेमस से होता हुआ ब्रेन स्टेम मतलब मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, इनको भी यहां पर दोस्तों फाइबर भेजेगा। और इन फाइबर को भेजने के कारण दोस्तों वहां पर इंपल्सेस को, एक्साइटेटरी इंपल्सेस को दोस्तों यहां पर भेजेगा। यानी उन्हीं ट्रैक के माध्यम से जो ब्रेन के कोऑर्डिनेशन देखिए आप, सेरिब्रम सेरिबेलम के ऊपर डिपेंड है और सेरिब्रम को सेरिबेलम से हमने पढ़ा था सुपीरियर पोडिंकुलस, मिडिल पोडिंकुलस और इंफीरियर पोडिंकुलस। ये तीनों वहां पर दोस्तों सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, देन स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये पूरा कोऑर्डिनेशन एक दूसरे का इसी प्रकार से जनरेट होता है। यानी एक्साइटेशन भी करना है और इनिबिशन भी करना है। कब एक्साइटेशन करना है, कब इनिबिशन करना है, ये सारा ट्रैक यहाँ पर कोऑर्डिनेशन के रूप में काम होता है। और ये सारा कोऑर्डिनेशन जब हम आगे आगे बहुत सारे ट्रैक पढ़ने पा रहे हैं, उन ट्रैक्स के माध्यम से दोस्तों बहुत सारी चीजें वहां पर हमको समझ में आएगी कि अगर मान लो कोई ट्रैक है वो इन्वॉल्व हो गया, उस ट्रैक के इन्वॉल्वमेंट से क्या फंक्शन होता है और उस फंक्शन का एडवर्स इफेक्ट यहाँ कहां देखने को मिलता है, सारी चीज आपको यहाँ पर टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल जाएगी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक, जैसे हर चीज में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी रहती है ना, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क भी रहता है, अपवाद भी रहता है दोस्तों। ठीक है, यहां पर वो अपवाद है दोस्तों। यद्यपि पर्किन सेल से जो सिग्नल डिस्चार्ज हो रहे हैं, पर्किन सेल है, पर्किन सेल से जो सिग्नल डिस्चार्ज होते हैं वो गाबा के वाया दोस्तों सेरिब्रल न्यूक्लियाई को भी इनिबिट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, वो सेरिब्रल न्यूक्लियाई को भी इनिबिट कर रहा है। यानी एक्साइटमेंट तो डायरेक्ट हो रहा है लेकिन गाबा के माध्यम से सेरिब्रल न्यूक्लियाई को भी इनिबिट किया जा रहा है दोस्तों। यानी पर्किन सेल वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई की एक्टिविटी को भी इनिबिट करता है। यानी वेस्टिबुलो सेरिब्रल जो ट्रैक है वो पर्किन सेल्स वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई की एक्टिविटी को भी इनिबिट करने का काम कर रहा है। यानी ये चीज हमको समझ में आ रही, एक्साइटेशन भी हो रहा है तो इनिबिशन भी हो रहा है दोस्तों, सेरिब्रल न्यूक्लियाई का भी इनिबिशन हो रहा है। इसलिए ये क्लियर होता है कि निम्नलिखित पाथवे जो हमने पढ़े दोस्तों, ये एक्साइटेटरी सिग्नल्स के मॉड्यूलेटिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के माध्यम से सेरिबेलम, पोन्स, मिड ब्रेन, मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड के कोऑर्डिनेशन को दर्शाता है। अर्थात ये वहां पर एक्साइटेशन कर रहे हैं, वहीं पर उनका इनिबिशन भी हो रहा है। जब एक्साइटेशन हो रहा है वो बॉडी के पार्ट के माध्यम से, जो एफरेंट पाथवे है उसके माध्यम से हो रहा है, और जब इनिबिशन हो रहा है वो ब्रेन के माध्यम से, जो इफरेंट पाथवे है उसके माध्यम से हो रहा है। लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्स के लेवल पर, कहीं अस्पर्टेट के माध्यम से, कहीं ग्लूटामेट के माध्यम से, और जब वहां पर स्पेशली इनिबिशन की बात आई तो गाबा के माध्यम से, डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक के कोऑर्डिनेशन के माध्यम से दोस्तों वहां पर हमको पूरा एक्साइटेटरी मैकेनिज्म और इनिबिटरी मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों केवल 3 बात आपको विशेष तौर से यहां कंक्लूजन के रूप में देखने को मिलेगी दोस्तों। पहला कंक्लूजन ये है दोस्तों, थैलेमस के वाया सेरिब्रल कॉर्टेक्स की सेरिबेलर न्यूक्लियाई से, ठीक है, थैलेमस के वाया सेरिब्रल कॉर्टेक्स की सेरिबेलर न्यूक्लियाई से कनेक्शन, पहले बात। ठीक है, ये हमको कंक्लूजन समझ में आया। दूसरा आया ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड के वाया फाइनल कॉमन मोटर पाथवे। ठीक है, एफरेंट और इफरेंट, ये दिख रहा है आपको, एफरेंट और इफरेंट, ये किससे मिला आपको दोस्तों? ये आपको मिला ब्रेन स्टेम, पोन्स, मिड ब्रेन, मेडुला, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, इनके तीनों को सेरिब्रम कॉर्टेक्स और सेरिबेलम के रीजन से कॉमन मोटर पाथवे के माध्यम से, अर्थात सेंसेशन जाना और मोटर सेंसेशन आना, ये दोनों चीज आपको दोस्तों यहां पर डायरेक्टली लिंक हुआ। और जब दोनों चीज लिंक हुआ इसका मतलब एफरेंट चैनल से मैसेज आ रहा है, कोलेटरल के माध्यम से सेरिबेलम को भी जा रहा है, वहां पर मिड ब्रेन के लिंक में भी आ रहा है, अर्थात सेरिबेलो पोंटो सेरिबेलर ट्रैक, वेस्टिबुलो सेरिबेलम ट्रैक और सेरिबेलो स्पाइनल ट्रैक, ये
कंप्लीट अगर कॉम्बिनेशन देखें तो यहां पर दोस्तों फाइनल कॉमन मोटर पाथवे आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। और तीसरा, जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स की इस एक्टिविटी के कारण जब बॉडी का मूवमेंट जो होता है ना दोस्तों, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और कोऑर्डिनेटेड होता है। तो अगर हम किसी भी नर्वस सिस्टम के रीजन पर अगर देखेंगे, किसी भी प्रकार का कोई लीजन अगर डेवलप हो जाएगा दोस्तों, तो प्रॉब्लम कहां पर आएगी? अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सामने खुल के आ गया है ब्रेन, सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोल्स, आपका मिड ब्रेन, मेड्यूला और स्पाइनल कॉर्ड, इनके बीच में जितने भी ट्रैक जाएंगे हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन इनका कोऑर्डिनेशन हमको समझ में आ गया। पहली बात, अगर हमको पूरी बॉडी का मूवमेंट वेल ऑर्गेनाइज देखना है, कोऑर्डिनेटेड देखना है, तो इनके पूरे फंक्शंस को हमको समझना था, हमने समझ लिया। अब अगर हमको कोई भी इन रीजन में कहीं पर भी कोई लीजन आता है, चाहे वर्मिस के लेवल पर हो, चाहे पैरावर्मिस लेवल पर हो, चाहे सेरिब्रल हेमिस्फीयर के लेवल पर हो, चाहे स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर हो, चाहे सेरिब्रम के लेवल पर हो, या बोन्स मिड ब्रेन या मेडुला के लेवल पर हो, हमको क्लियर समझ में आ गया कि ट्रैक कहां से क्या कोऑर्डिनेटेड हो रहा है। और ये चैनल के माध्यम से, अफ्रेन इफ्रेन के माध्यम से हमको समझ में आ गया, ये 4 न्यूक्लियस यहां पर बहुत ब्रिलियंटली काम कर रहे हैं। और ये 4 न्यूक्लियस जब आप देखोगे, कल मैं आपको बताऊंगा, फास्टिडियस न्यूक्लियस, ग्लोबस न्यूक्लियस, इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस और डेंटेड न्यूक्लियस, अगर आपने इसका काम समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी फेलियर हो पाओगे दोस्तों। हम लोग ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल जनरेट करेंगे जिसके रिजल्ट शायद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी समाज के लिए एक उदाहरण होगा, ईएच स्पेशल फैमिली का उदाहरण होगा दोस्तों। तो आज हम यही रखते हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। सर ये सर, कल बहुत बढ़िया सर क्लास रही। सर जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कल उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया था कि एक बुजुर्ग लेडीज है जो कपड़ा सुखाती है तो अनबैलेंस हो जाती है जी। तो ये सेरेब्रम पर नहीं जा रहा है उनका इम्पल्स, जो कपड़ा हाथ ऊपर जैसे करती है? बिल्कुल नहीं जा रहा है, यही चीज तो है ना सर। आप देखो, आपको कितना क्लियरली समझ में आएगा, यहाँ पर जो है ना कहीं ना कहीं इनिबिशन हो रहा है सर, प्रॉपरली परकिंज फाइबर या जो क्लाइंबिंग फाइबर है उसका मैसेज नहीं जा रहा है सर। बिल्कुल जी सर, यहाँ पर थैंक यू सर। कोलेट्रल्स डेवलप करने की जरूरत है सर। अगर वो यहाँ पर S5C4 आरी को देंगे ना तो भी हो जाएगा, आरी का अप्लाई कराएंगे, W का स्मेल कराएंगे तो भी हो जाएगा सर। बिल्कुल सर। ब्रेन को तो जा रहा है, में जा रहा है सर, पार्किंसन में जा रहा है क्या? नहीं सर, पार्किंसन में नहीं है, मैसेज नहीं जा रहा सर, मैसेज नहीं जा रहा सर। ये सेरेब्रल एटेक्सिया से मिलता जुलता तो नहीं है सर? सेरेब्रल एटेक्सिया अलग है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो बताऊंगा मैं आपको कल, वो भी बताऊंगा मैं। सर एक ड्रिंकर है, हेलो बोलते जाओ मैडम। सर एक ड्रिंकर है, वो ड्रिंक लेने के बाद में ना लेफ्ट साइड में झुक जाता है, डिस्टोनिया हो जाता है। ठीक है, वो भी इसी से रिलेटेड है। अच्छा, कल आपको वो भी बताऊं, जब इसके लीजन बताऊंगा ना सेरिबेलम के, ये सारी चीज बताने वाला हूं आपको। परसों आएगा या मंडे आएगा, सारा अटेक्सिया भी आएगा, डिस्टोनिया भी आएगा, सारी चीज बताने वाला हूं आपको। मनीष सर थैंक यू। सर डिस्टोनिया गर्दन वगैरह पे मार लगने से भी हो जाता है सर? बिल्कुल होगा, जब ट्रैक प्रभावित होगा, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड ट्रैक प्रभावित होगा तो डेफिनेटली हो जाएगा आपका। सब इसी से लिंक है, 1 by 1 मैं आपको सारी चीज बताने वाला हूँ। एक पेशेंट ऐसा है सर, उसको S5C4 आरी दी है तो उसका बीपी बढ़ जा रहा है, हालांकि 10 साल का ही बच्चा है। आप आरी हटा दो, जी दे दो, जी सिंपल सा, मैंने हमेशा बोला है। ठीक है जी सर ये वन साइड में भी काम करेगा कि ये फ्रंटल एरिया डैमेज है, इसका मतलब? हेलो हेलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, ये मैडम ने बताया था कि एक दारूबाज वो वन साइड झुक रहा है तो फ्रंटल एरिया में प्रॉब्लम है जो बैलेंस में ना पा रहा है। जी बिल्कुल हो सकता है, जब तक हम पूरे पेशेंट के सिम्टम्स को कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं मिला। अब वो नॉर्मल अवस्था में उसको कुछ नहीं होता, लेकिन वाइन पीता तब होता है,
तो दोनों चीज में थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन होगा ना सर। जब तक पूरे सिम्टम हमारे सामने नहीं आते कि भाई स्वस्थ अवस्था में बगैर वाइन पिए उसको ऐसा होता है क्या, अगर नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं इनिबिटरी इन्फेक्शन मतलब इनिबिटरी सेंसेशन ज्यादा हो रहा है उसको। नहीं होता है सर सर, सही वाला में फाल्ट है उसके। प्रॉब्लम हो रही है शायद सर इसको। नॉर्मली नहीं होता है सर उसको। नॉर्मली नहीं होता तो फिर आप मान के चलिए कि इनिबिटरी सेंसेशन हो रहा है उसको कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही वाला में फाल्ट है उसके। हाँ बिल्कुल। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, थैंक यू। ठीक है सर, दोस्तों। जी। सर फिजियोलॉजी बुक के साथ पढ़ाए तो और भी ब्रेन के अंदर टिक जाता है सर। जी मैडम। थैंक यू सो मच सर। सर ये Good night. प्रोटोकॉल पायरिया में सर। काम करेगा क्या? सर जी मनीष सर। जी पॉइंट सर। नंबर 13 एंड 16 पे सर प्रणाम। जी सर। सर मैं थोड़ा सा वायु बाइक चला निगेटिव रहा में था, दिया। इस वजह से मैं फिर पूछ नहीं पाया हूँ, अभी जस्ट पहुंचा हूँ कमरे पर। जी। सर S5C4 RE को हम इंटरनल देंगे उन महिला को? बिल्कुल आप इंटरनली दीजिए, साथ में आप एक्सटर्नली और- अप्लाई कराइए फोरहेड के ऊपर, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। A2F2C5W को फोरहेड पर अप्लाई कराइए, आप तुरंत रिजल्ट मिलेगा। उसको सर लगवा रहे हैं? अरे सर उसको A2F2 आप जब A2F2C5W को अप्लाई करेंगे ना तो मोटर और जी। जो सेंसरी इम्पल्सेस होते हैं ना, आप उसको बैलेंस कर रहे जी। होते हैं। ठीक है, ये जो क्लाइंबिंग और मॉसी अच्छा। फाइबर का जो फंक्शन बताया ना, एक्साइटेटरी इनिबिटरी, आप इसको स्टिमुलेट कर जी। रहे होते हो, और इसको स्टिमुलेट करने से कहीं पर हेलो कोई सर। ब्लॉकेज होगा ना तो वो जो कोलेट्रल्स जा रहे हैं वो कोलेट्रल बैलेंस करने की कोशिश करेगा, हेलो। और वो कोलेट्रल्स डायरेक्टली कहां भेजेगा मैसेज? सेरेबेलम को, और सर जी। सेरेबेलम उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, वो ब्रेन को हेलो। मैसेज भेजेगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कि भाई ऐसा जी। हो रहा है, वो उसी के अकॉर्डिंग वहां पर काम करेगा। ठीक है हेलो। अच्छा। जी। और सर S5C4 RE को किस डायलूशन में दें? सर D6 में ही देना चाहिए, नेगेटिव में। अच्छा, सर ये अच्छा, प्रोटोकॉल पायरिया पे भी काम जी। करेगा क्या? जी। ठीक सर, थैंक यू सर। हेलो सर। एक छोटा सा फीडबैक है सर। पायरिया जो होता है उस पे भी काम करेगा क्या ये प्रोटोकॉल? नहीं सर, हेलो करेंगे सर। सर पायरिया में? जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा सर वहां पर। सर कल आपने ओबेसिटी के लिए संजीवनी को 5 ml पीडी लेने को लिए बताया था, तो वो हाँ। खाली पेट लेना चाहिए सर? खाली पेट ही दी जाती है ना मैडम हर मेडिसिन। और सर एक जो आपने बताया था प्लांट पढ़ाते पढ़ाते कि हेलो। पीले कलर के दांत रहे तो भरटू डालना चाहिए करके। बिल्कुल। हेलो। जी बोलिए चंद्रशेखर सर। हेलो सर। हाँ सर बोलिए, सुन रहा हूँ, बोलिए आप। हाँ, S3Y निगेटिव में दिया तो टेस्ट बर्ड जो टेस्ट पॉइंट नंबर 13 एंड 16 पे जी S3Y निगेटिव में करके दिया तो वो सेंसेशन बंद हो जाएगा क्या उसका? सर किस चीज की बात कर रहे हो आप? मेरे को क्या करने का है, वो एक अल्कोहलिक पेशेंट है, हम्म। उसको अल्कोहल का टेस्ट ही नहीं जाना चाहिए। हाँ। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटर्नल एप्लीकेशन में पॉइंट नंबर 13 एंड 16 पे S3Y नेगेटिव करके दिया तो बंद हो जाएगा क्या उसको टेस्ट? बिल्कुल नहीं सर, आपको उस चीज के लिए पर्टिकुलर ब्रेन को स्टिमुलेट करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप हाँ। स्टिमुलेट करोगे तभी जाकर वहां पर इनिबिटरी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आप पर्टिकुलर किसी सब्स्टिट्यूट पॉइंट पे जाएंगे तो वहां से ब्रेन को ये मॉसी फाइबर और जो डिफ्यूज वाला आपको कंडीशन है इनिबिशन का, वो वहां पर देखने हाँ। को नहीं मिलेगा, वो देखने को नहीं मिलेगा। सर मनीष सर जी सर, थोड़ा आदमी को ये टीथ येलोइश होता ना सर, वो डेंटल डॉक्टर ने बोलते हैं ये परमानेंट ऐसे ही रहते हैं बोलते हैं सर, हम कुछ कर सकते हैं सर उन लोगों की? सर बिल्कुल कर सकते हैं। टूथ ब्लेमिश का एक फार्मूला होता है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा आप लोगों को सभी के लिए। ठीक है, वो टूथ ब्लेमिश का फार्मूला होता है, उसमें वर्वन को इस्तेमाल किया जाता है या वर्टू को इस्तेमाल किया जाता है, और उसको डेंटल टूथ ड्रॉप बनाकर उसको डेंट पे। कारण क्या होता है, जो लोग ज्यादा मात्रा में चाय पीते हैं या जो लोग लेड का सेवन ज्यादा करते हैं, जिनके आर्सेनिक और लेड मर्क्यूरी का सेवन ज्यादा होता है उनके फूड में, उनके लिक्विड्स में, उनको वो लेड डिपॉजिट, जो लोग हाई एंटीबायोटिक्स या एलोपैथिक मेडिसिन का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, उन लोगों में देखना आप दांत पीले हो जाएंगे उसके। जो लोग पान बीड़ी गुटखा ये जो करते हैं उन लोगों में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप उसको कवर कर सकते हो लेकिन लंबा समय करना पड़ेगा, एकाएक डेंटल रीजन में से वो जाएगा नहीं, है ना।
ठीक है हाँ जी, मनीष सर एक छोटा सा फीडबैक था सर। सर और एक सर एनामिल एक बार गए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते सर एनामिल, सर बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन कुछ उसके लिए भी बताओ सर। सर आपको अभी टूथेक बताया ना, उसमें क्लियरली मैंने बताया, आप उसको फिर से सुनिएगा एक बार। ठीक है ठीक है ठीक है। सर ये आरसीटी में भी काम जी, करेगा जी, तो जी, जी गौरव सर सर एक छोटा बताइए। सा फीडबैक था सर, एक छोटा सा। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, ये पुलमोनरी ट्यूबरकुलोसिस के ना 8-10 पेशेंट्स आ रहे हैं लगातार हफ्ते से। जी तो सर ब्लड बहुत आ रहा है इनको ना काफी टाइम से, मतलब 10-12 दिन से। जी तो सर P7A2F1B में दे रहा था, साथ में P2 200 4-5 बार दे दिया हमने ना जी सर। 1.5 दिन में ही रुक गया बिल्कुल ब्लड, 1 से 1.5 दिन में बस। सर P2 200 is a miracle formula but it is given regularly in 6 months। जिस प्रकार से कहा जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन को बीच में कट ऑफ नहीं करना, उसी प्रकार से P2 200 को कट ऑफ नहीं करना। जब तक अपर लोब्स में लंग्स के रीजन में जब तक ट्यूबरकुल्स नहीं जाएंगे, जहां माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया बैठा हुआ है, तब तक आपका पेशेंट कवर नहीं होगा। लेकिन एक बार अगर P2 200 भी रेजिस्टेंट आपने कर दी, ठीक है, हालांकि इलेक्ट्रोमेपेथ रेजिस्टेंट नहीं होता लेकिन उसका काम कम हो जाता है। लेकिन आप अगर कंटिन्यू P2 200 के ग्लोबल्स देंगे ना उसको, 10 ग्लोबल्स डेली 6 मंथ, और बाद में आपको जो भी प्रोटोकॉल चलाना है कंटिन्यू कीजिए। देखिए मैं गारंटी लेता हूँ आपका पेशेंट कंप्लीटली क्योर हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस भी गायब हो जाएगा। ठीक है सर, ऐसे करेंगे सर। कफ तो निकल गया सारा, क्लीन है बिल्कुल वो। अब इम्यूनिटी की दवाई से बहुत आराम है सर, उनको इम्यूनिटी की दवाई दे दी हमने। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको कंटिन्यू करिए। हाँ जी, थैंक यू सर। जी सर P2 200 का पिल्स देते ना सर, वो चूसने के देना पड़ता का पानी में देना पड़ता सर? सर पानी में ही देना चाहिए। अभी तो मैडम ने पूछा था, मैंने बताया था, ज्योति मैडम ने। जी देवांगन सर आप कुछ बोल रहे थे। सर ये जो अपन आज टूथेक पढ़े हैं, क्या आरसीटी जो कराने वाले पेशेंट है उसमें भी कारगर रहेगी? अपन उसको फॉलोअप में कर सकते हैं? बिल्कुल फॉलोअप में कर सकते हैं, कंटिन्यू बिल्कुल कर सकते हैं सर। जी ओके, थैंक यू वेरी मच सर। फीडबैक था छोटा सा। जी सर सर जो है एक ब्लड प्रेशर एक लेडीज का 170 और 90 था जी, तो उसे मैंने जो है S10 और YE स्मेल कराई जो है, और 10 मिनट बाद नापा जी, तो 150/80 आया। वेरी गुड, बधाई सर आपको। ये मतलब यही चीजें प्रेमवर सर। जी जी हाँ जी जी, दो पेशेंट तो पकड़ा मैंने जो है 3-4 दिन में जो अभी। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। स्मेल करने से हो गया वो। जी अब ये देखिए विनोद सर, ये प्रूव कर दिया सैनी सर ने। बट सर ये वाई का ही हो सकता है, S10 तो नेगेटिव में ही वर्क करेगी ब्रेन के लेवल पर। तो सर S10 में S1 और F1 के भी प्लांट है सर, आप उसको मत भूलिए सर, है ना? जी जी, F1 के इंटरनली भी बहुत बढ़िया काम करते हैं आपके। बिल्कुल बिल्कुल। S10 वाई, मैं आपको होगा, मैं सर को थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, S10 C1Y करके देखिए आप। ठीक है, ये सीधा ब्रेन के ग्रेन्यूल सेल्स के लेवल पर जाकर काम करेगा सर, सीधा। C1 जो एक्साइटेटरी सेल है, एक ही सेल है। हाँ जी हाँ जी। तो उस एक्साइटेटरी सेल्स को आप जब स्टिमुलेट करेंगे तो वहां पर मोटर एक्टिविटी करेगा। अब वाई क्या कर रही है, वहां पर रिलैक्स कर रही है, अर्थात वहां मोसी फाइबर के लेवल पर काम करेगी, यानी इनहिबिटरी सेक्शन पे गामा को स्टिमुलेट कराएगी, और जब गामा स्टिमुलेट होगा तो ऑटोमेटिक वहां पर रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा सर, ये जो बहुत आदमी को देखते हैं कि गम जो दांत से छोड़ने लग जाता है, दांत का मतलब जड़ नजर आता है। जी जी, वहां पर क्या करें? मल्टीविटामिन दीजिए आप, मल्टीविटामिन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और मल्टीविटामिन के साथ में आप वहां पर C3 को दीजिए, S5C3 G का वर्बन के साथ अप्लाई कराइए, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा आपको। बिल्कुल कसा जाएगा, वो मसल्स का जो रीजन होता है ना वो कसा जाएगा। लेकिन आपको D5 न्यूट्रल में देना पड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा आप ना। पॉजिटिव अप्लाई करना पड़ेगा उसको? नहीं, इंटरनल आपको देना पड़ेगा। इंटरनल? हाँ अच्छा, देना पड़ेगा। तो बहुतों को देखते हैं छोड़ने लगता है। बिल्कुल हो जाएगा आपको, कल मैं बताऊंगा आपको, कल इस कर भी बताऊंगा। हाँ ठीक है। ओके, थैंक्स सर। नमस्कार सर।